तो अगर सारी की सारी जनता रेडी है ना, तो कमेंट बॉक्स में पूरा धुआं मचा दो, जितना तेज हो पाओ, सब के सब जल्दी से रेडी कमेंट कर दीजिए और फिर स्टार्ट कर देते हैं आज की क्लास। और हम समझते हैं क्या क्या है आज की क्लास में, क्या क्या करने वाले हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस करने वाले हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस नहीं करने वाले हैं। मुझे हर बच्चे का कमेंट बॉक्स में रेडी सुनना है, एवरीवन एंड एवरीबॉडी, सब के सब भाई। तो जग्गू, अनुष्का, मोनिका, प्रितेश, अंकित, सक्सिल, नताशा, भाई कृष्णा, अजय पाल, अभिषेक एंड ऑल ऑफ यू, पहले तो सब के सब भाई जरा जल्दी से आ जाइए। गुड इवनिंग टू एवरीवन, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, सभी के सभी जल्दी से कमेंट बॉक्स में रेडी बोल दीजिए। सब के सब मुझे कमेंट बॉक्स में रेडी चुना चाहिए। अरे पक्का है? तो चलो स्टार्ट कर देते हैं। पहला क्वेश्चन, बहुत शानदार से क्वेश्चन लिए हैं, बहुत जबरदस्त से क्वेश्चन लिए, बहुत चुनिंदा क्वेश्चन आपके लिए लिए हैं। तो भैया पहला क्वेश्चन मात्र 5 सेकंड के लिए आपके स्क्रीन पर आ चुका। भैया जल्दी से बता दिए, इसमें से खरीफ की फसल कौन सी है? गेहूं, जौ, अफीम या फिर मक्का? समय शुरुआत हो चुका है। खरीफ की फसल इन सभी ऑप्शन में से कौन सी होगी, जरा जल्दी से बता दीजिए। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? खरीफ की फसल कौन सी है? तो बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। तो याद रखिएगा, जो मक्का है वो खरीफ की फसल है, बाकी सभी के सभी खरीफ की फसलें नहीं है। मेज बोले तो मक्का इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। क्या बात सभी को पक्का? अरे हाँ या ना? अरे पक्का है कि नहीं पक्का भाई? किस क्वेश्चन का आंसर मक्का है, ये बात तो पक्का है। आए चलो फिर स्टार्ट कर देते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जरा समझते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगर अंधेरे में देखने के लिए आंख की क्षमता एक बैगनी वर्णक के उत्पादन के कारण होती है, जिसका क्या नाम है? आंख की जो क्षमता है ना, अंधेरे में कैसे देख पाते हो? एक बैगनी जो है वर्णक का उत्पादन, उसकी मतलब बैगनी वर्णक जो होती है जिसकी वजह होती है, उसका नाम क्या? उस बैगनी वर्णक का जरा जल्दी से बता दो, उस बैगनी वर्णक का नाम क्या है? बहुत बढ़िया, याद रखिएगा, उसका बैगनी वर्णक का नाम है रेटिनिन। आप सभी ने नाम तो सुना है ना रेटिनिन का। अच्छा यार ये बताओ, आंखों से संबंधित एक ऐसी बीमारी है ना, आंखों से संबंधित बीमारी है, वो विटामिन की वजह से होती है। कौन सी विटामिन जो है वो आंखों से संबंधित बीमारी को भाई हमारे वो करती है? कौन बच्चा बता पाएगा? ऐसी कौन सी विटामिन है जो आंखों से संबंधित बीमारी के बारे में बात करता है? बहुत अच्छा, बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं। तो विटामिन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। विटामिन ए की कमी हो जाएगी तो आंखों में क्या हो जाता है? जीरोप्थैल्मिया हो जाता है। अच्छा, जीरोप्थैल्मिया क्या होता है? जीरोप्थैल्मिया मतलब होता है आंखों का सूख जाना। जैसे कि भैया बात करेंगे तो जैसे आप गाड़ी वगैरह चलाते हो तो आपकी आंखों में क्या आ जाता है? पानी आ जाता है। लेकिन अगर आप में विटामिन ए की कमी है, अगर आपको जीरोप्थैल्मिया है, तो भैया पानी वगैरह नहीं आएगा सिर्फ, और हाँ मजेदार तरीके से चलते चले जाओगे, बहुत खतरनाक बीमारी है। अच्छा, विटामिन ए के बारे में बात कर लिया है, तो मुझे कौन बताएगा इसका केमिकल नेम क्या होता है? और इसका जो केमिकल नेम है ना वो आंखों से ही संबंधित है, और उसका केमिकल जो नाम है वो क्या है भैया? रेटिनॉल इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसका जो नाम है वो रेटिनॉल है। अच्छा, रेटिना कहाँ आ जाएगा? आंखों में आ जाती है, तो रेटिनॉल क्या हो गया? ये भी हो गया। बहुत अच्छा, अगले क्वेश्चन पे अपन लोग चलता है, देखते क्या कहता है भाई। हमारे बॉडी का कौन सा ऐसा अंग है ना जो पुनरुद्ध भवन को प्रदर्शित करता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मतलब कि ये कहता है रीजनरेशन को प्रदर्शित करता है। हमारे पूरे बॉडी में ऐसा कौन सा अंग है? जरा जल्दी से कमेंट बॉक्स में भनाभन कमेंट कर दीजिए एवरीवन एंड एवरीबॉडी। तो कौन सा अंग है? याद रखिएगा, यकृत बोले तो लिवर इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। भाई माइंड आपका रीजनरेशन हो सकता है, विक्र हो सकता है, स्प्लीन हो सकता है, नहीं तो रीजनरेशन को प्रदर्शित करता है कौन? यकृत बोले तो लिवर इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। क्या बात सभी को क्लियर? इस बात का आंसर है लिवर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। उत्तर और दक्षिण कोरिया को अलग करती है कौन सी रेखा? पेपर के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखो हम 100 क्वेश्चन तो लेते हैं, लेकिन ये 100 बहुत जबरदस्त होते हैं, है ना? नहीं, जो मैंने आपको दे रखा 2000 क्वेश्चन की पीडीएफ वो मैं नहीं कराता हूं, मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं। ठीक है, वो मैं कराऊंगा बट वो लास्ट में कराएंगे। वो अभी सिर्फ आपको परचेज करना है, वो आपको सिर्फ अभी बाई करना है, वो आपको सिर्फ डाउनलोड करना है। वो अलग लेवल के क्वेश्चन है, वो बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। ठीक है, आप अभी उनको पढ़ो, फिर मैं उनकी प्रैक्टिस कराऊंगा। जब तक आप पढ़ नहीं लोगे, मैं प्रैक्टिस कराने कोई फायदा नहीं है। पहले आप उसको पढ़ो, फिर मजा आएगा। तो दक्षिण और उत्तर कोरिया को अलग कौन करता? तो याद रखना, शीघ्रफाइड रेखा, यानी ऑप्शन नंबर आपका यहां पे सही आंसर हो जाएगा। डी इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। डी यहां पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। लेकिन भैया डी तो गलत आंसर है ना? याद रखिएगा भैया, उत्तर और दक्षिण कोरिया को अलग करने वाला कौन सा है? याद रखना 38वीं समांतर रेखा। ये डी इज द रॉन्ग आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। डी यहां पे बिल्कुल सही गलत आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी यहां पे गलत है। ऑप्शन नंबर सी 38वीं समानांतर रेखा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी एंड ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सी होगा, बिल्कुल सही आंसर होगा। सी द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन, ये गलत है। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं। राइनाइटिस नामक रोग हमारे बॉडी के कौन से अंग को प्रभावित करता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। राइनाइटिस जल्दी से बता दीजिए क्या होगा भैया? राइनाइटिस बताइए, इसका क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ये हमारे बॉडी के कौन से अंग को प्रभावित करता है?
अच्छा, आप लोगों ने राइनोसोर्स का नाम सुना है? राइनोसोर मतलब जिसके नाक वाला, सींग वाला, यानी सींग वाले गैंडे, नाक बड़ी बड़ी होती है, राइनोसोर बोलते हैं। तो राइनो मतलब होता है क्या है? नाक होता है। तो इसी वजह से उसने राइनाइटिस पूछा, तो ये किससे संबंधित हो गया? नाक से संबंधित हो गया। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया? नोज इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। क्या बात सभी की क्लियर? नेक्स्ट पे आ जाते हैं अपन लोग। अम्लता अगर कम करनी है तो एक एजुजल टैबलेट होता है, उसका यूज किया जाता है। यार इस टैबलेट में क्या होता है कि जो अम्लता होती है वो कम हो जाती है। अरे जरा जल्दी से बता दीजिए भाई, क्या होगा सही आंसर? बहुत बढ़िया। तो अगर अम्लता कम करनी है तो एलुजेल हम लोग टैबलेट का यूज करते हैं, और इस टैबलेट में होता है एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। इस टैबलेट में क्या होता है? एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड होती है। तो दादा लोग बात आ गई एल्युमिनियम की, तो हमने कहा एएलपी की बात पे थोड़ी सी आते हैं और एल्युमिनियम का थोड़ा सा हवा उड़ाते हैं। जरा बताओ एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? बहुत शानदार। तो एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 13 होता है। हमने पूछा भैया सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? बहुत तगड़ा भैया, बहुत शानदार। सोडियम का कितना होता है भाई? तो 11 होता है सोडियम का। चले अगले क्वेश्चन में। हमने पूछा जरा ये बता दो अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है? अमोनिया का फॉर्मूला तो क्या होता है? अमोनिया का फॉर्मूला NH3 होता है। क्या सभी को बात क्लियर हो गया? और किससे बना था? हैबर प्रक्रिया से बना था। हैबर भी आपने अपनी क्लास की किताबों में पढ़े होंगे। चले जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अपन लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, देखते हैं क्या होता है। यार हमारी आंखों का जो कलर होता है, आपने देखा कोई नीली आंखों वाला होता है, कोई हरी आंखों वाला होता है ना? ब्लू आईज हिप्नोटाइज वाला आपने गाना भी सुना होगा। ये किसकी वजह से होता है आंखों का कलर? जल्दी से बता दीजिए। जिनको स्क्रीन ब्लर दिख रहा भैया क्वालिटी बढ़ा लीजिए, क्योंकि यहाँ बहुत तगड़ी से कैमरेज लगे हैं, बहुत सारी चीजें लगी हुई हैं, कोई स्क्रीन ब्लर नहीं आएगा। तो जो आंखों का कलर होता है ना, वो होता है आइरिस की वजह से। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन, नॉट ए। कॉर्निया की वजह से नहीं होता आंखों कलर, किसकी वजह से होता है? आइरिस की वजह से होता है। ठीक है, इसमें गलती मत करिएगा। किसकी वजह से? आइरिस की वजह से। अच्छा, आइरिस नाम आया है तो हम थोड़ा सा पॉलिटी की ओर बढ़ जाते हैं। आइरिस संविधान का नाम सुना आप लोगों ने? आयरलैंड का संविधान है आइरिस। आइरिस संविधान से एक भारतीय जो संविधान में एक चीज लिया गया, वो कौन सी चीज है? आइरिस संविधान का नाम आप लोगों ने सुना होगा। भारतीय संविधान में एक चीज लिया गया, वो कौन सी चीज है? बहुत बढ़िया। क्या है भैया? वो डीपीएसपी है। लो, हम आगे सीधे बायोलॉजी से पॉलिटी पे। अब इससे ज्यादा खतरनाक क्लास कौन सी होगी? आए, अरे समझ में आया कि नहीं समझ में आया? चलो अगले क्वेश्चन पे आते, जरा देखते क्या कहता है भाई। जल की कठोरता पैदा करने वाले दो धातु का जरा नाम बताओ। क्या है इस क्वेश्चन का सही आंसर? जरा जल्दी से बताओ क्या होगा भैया। बहुत तगड़ा। हाँ, जल में कठोरता पैदा करते हैं। कौन कौन से? एक तो कैल्शियम और एक तो मैग्नीशियम। अच्छा, अब एटॉमिक नंबर पे बात आ जाते हैं कि एटॉमिक नंबर जरा क्या है। तो जरा जल्दी से बता दो भैया लोग कि कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? बहुत बढ़िया। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आयरन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। तो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर क्या होगा? कैल्शियम पूछा, मार खाने की तैयार रहा करो, 20 होगा। और मैग्नीशियम में क्या होता है? सोडियम मैग्नीशियम, यानी मैग्नीशियम कितना होता है? 12 होता है। अच्छा ठीक है, मैंने पूछा ये बताओ स्कैंडियम का कितना होता है? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। तो स्कैंडियम कितना होता है भैया? 21 होता है। अरे क्लियर है कि नहीं क्लियर है जनता को? चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, देखते क्या कहता है भैया। निकटतम तारे से पृथ्वी पर प्रकाश कितने समय में पहुंचेगा? पृथ्वी पर प्रकाश कितने समय में पहुंचेगा निकटतम तारे से? यह क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा चुका है। बहुत बढ़िया, याद कर लीजिएगा। 500 सेकंड में। कितने समय में? 500 सेकंड में। कितने समय में भैया? 500 सेकंड में। हमने सेकंडों की बात करी है। अरे क्लियर है कि नहीं क्लियर है दादा? तो 500 सेकंड में पहुंचती है। 60 से डिवाइड कर लोगे, अभी आपको याद आ जाएगा। तो 6 8 48, 8 पॉइंट समथिंग। तो कहते हो ना 8 मिनट 16 सेकंड। अरे कहते हो कि नहीं कहते हो? कहते हो ना। लेकिन ये तो सत्यम सर की क्लास है ना, कुछ नो अलग तो रहेगा ही रहेगा, सीधी सी बात है। तो लो 500 सेकंड हमने बोल दिया। क्या बात क्लियर पल्लवी, कृष्णा, पूनम एंड ऑल ऑफ यू? नेक्स्ट पे आ जाओ, जरा देखते हैं क्या कहता है। गोलाकार जो दर्पण के वक्रता त्रिज्या r और फोकल लंबाई l के बीच, f के बीच में क्या वो रिलेशन जो है वो होता है? बहुत बढ़िया। हाँ, 8 मिनट नजरें खोज रही थी चारों दिशाओं में, 8 मिनट 8 मिनट 8 मिनट, नहीं कहीं मिला। सोच समझ के बताना। फिजिक्स का क्वेश्चन है, शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद वाला क्वेश्चन है। किस किस बीच में? वक्रता त्रिज्या बोले तो r, किसके बीच में? फोकल लंबाई बोले तो f। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि भैया जो आपका f होता है ना, वो 2r, आपके यहाँ पे r माइनस वो क्या होता है? 2f होता है। बिल्कुल सही आंसर, या फिर f बराबर 2r भी बोल सकते हो। ऑप्शन नंबर आपका डी और बी दोनों ही यहाँ पे क्या है? बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, देखते क्या कहता है भाई। राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी ने आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2019 में वन डे फॉर चिल्ड्रन नामक एक अभियान शुरू किया था। यह अभियान कौन से संगठन ने शुरू किया था? यह क्वेश्चन पूछा गया है।
हाँ, आप लोगों ने देखा भी होगा शायद, जो क्या कहते हैं पूरे जो है हॉल में ये अभियान चल रहा था। हॉल में अभियान चलने का मतलब ये है, हॉल में जानते हो वन डे फॉर चिल्ड्रन बड़ा बड़ा लगा हुआ था, है ना। और वन डे फॉर चिल्ड्रन आप सभी को पता है ये किसके साथ स्टार्ट हुआ था उस समय, यूनिसेफ के साथ शुरुआत हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका ए होगा, ना कि कुछ और होगा। तो भैया 2019 में ऐसा पहली बार हुआ था 17-18 सालों में कि आईसीसी ने एक समझौता किया था किसके साथ, यूनिसेफ के साथ, जिन्होंने एक कैंपेन चलाया था वन डे फॉर चिल्ड्रन। बोले तो ऑप्शन नंबर सी ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्या सभी को बात क्लियर हो गया? तो यूनेस्को WHO वाले बच्चे से क्या सभी को बात क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन लोग चलते हैं, देखते हैं क्या होगा भाई। हाल ही में जारी की गई एक डायरी थी, एक पुस्तक थी जिसका नाम था डायरी ऑफ ए वेरी फ्रेंडली किड। ये किसके द्वारा लिखी गई है? डायरी ऑफ ए वेरी फ्रेंडली किड किसके द्वारा लिखी गई है? ये पूरी किताब जो है हाल ही में जारी हुई थी। अरे हाल ही में कहने का मतलब ये नहीं कि किसी हॉल में जारी हुई थी, ये हाल ही में मतलब वही जल्दी में जारी हुई थी। किसके द्वारा लिखी गई थी याद रखना, तो जेफ किन्नी के द्वारा लिखी गई थी। किताबों के बारे में क्वेश्चन बहुत आते हैं, इसीलिए शाम को 6 बजे हम आप सभी के लिए जरूर एक किताबों के बारे में क्वेश्चन लेकर आते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा सुनो, जीके जिसमें सभी को बहुत प्रॉब्लम है ना, क्योंकि मैं आपको डेली सिर्फ ये 100 क्वेश्चन करा दूंगा। आपको पता है ये 100 क्वेश्चन तो बहुत फायदेमंद है, लेकिन अगर आपको डेली 200-300 क्वेश्चन कराया जाए तो आपको कैसा लगेगा? अगर आपको डेली 200-300 क्वेश्चंस कराए जाए तो आपको कैसा लगेगा? या अगर हम बायोलॉजी के आपको और अलग से क्वेश्चंस कराने लगे तो आपको कैसा लगेगा? मजा आएगा। अगर हम बायोलॉजी के और अलग से क्वेश्चंस कराने लगेंगे, मजा आएगा। तो आपके लिए बायोलॉजी के एक अलग से जो है कंप्लीट वो कर देते जिसपे बायोलॉजी क्लासेस चले, है ना। तो कितना टाइम रखे, 1 बजे रखें कि दिन में 2 बजे रखें कि जब हम बायोलॉजी की क्लासेस करवाएं? अच्छा रहेगा 1 बजे रखें कि 2 बजे रखें? 1 बजे रखें कि 2 बजे रखें? क्योंकि बायोलॉजी के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, है ना। 1 बजे रखिए कि 2 बजे रखे? तो बायोलॉजी की जो मैम है आपको बायोलॉजी के क्वेश्चंस कराएंगी, बहुत शानदार से क्वेश्चन होंगे, बहुत मजा आएगा। 1 बजे रख दे, पक्का हो? अगर 1 बजे कहोगे तो ही 1 बजे तुरंत रख देंगे। आ जाना, लेकिन ये बात याद रखना, ऐसा नहीं कि पहुंचे ही नहीं बायोलॉजी क्लास में, है ना। चलो मैं आपके लिए इंतजाम करता हूं और जल्दी से लेकर आता हूं अगले क्वेश्चन पे। आजादी रचता इंडिका किसका वनस्पतिक नाम है? भैया जरा जल्दी से बताओ क्या कहता है। वही एक दिक्कत है क्योंकि मैथ तो कंप्लीट हो गया लब्बा लब्बा, कुछ बचा नहीं। ज्योमेट्री और मेंस्ट्रुएशन तो हम ऐसे ही हवा में उड़ा देंगे, है ना। बहुत बढ़िया, हम बायो की क्लास लें, हैं हम ही पढ़ा देंगे भैया। तो नीम इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नहीं हो जाएगा क्या? नीम का नाम क्या है? आजादी रचता इंडिका इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन, बिल्कुल सही आंसर है। एक्चुअली इसका नाम थोड़ा अंग्रेजी में बोलोगे आजादी रचता इसका नाम होता है, लेकिन हमने हिंदी में लिख दिया आजादी रचता। होता क्या है, जैसे अगर आप देखो नीम वगैरह से आप अगर दातुन वगैरह करते हो तो आपको पूरे मुंह के जो गंध होती है, मुंह में जो गंदगी होती है उससे आपको आज़ादी मिल जाता है। तो आज़ादी रचता इंडिका किसका नाम हो गया? नीम का नाम हो गया। अरे कैसे नाम हो गया? क्योंकि मुंह की सारी गंदगी से मिली आज़ादी, तो आज़ादी रचता इंडिका इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। क्या बात सभी के समझ में आ गई? नेक्स्ट पे आ जाओ। किसी द्रव का जो क्वथनांक होता है, जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, वो किस चीज पर डिपेंड होता है? जरा जल्दी से बता दो भाई। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो भैया किसी भी द्रव का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो डिपेंड होता है उसके एक्सटर्नल प्रेशर पे डिपेंड करेगा। सीधी सी बात है भैया, हमने प्रेशर बढ़ाया या घटाया उसके बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो उसी पर डिपेंड करेगा, सिंपल सी बात है। तो एक्सटर्नल प्रेशर इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन, नॉट इंटरनल। इंटरनल से कोई मतलब नहीं है, एक्सटर्नल से मतलब है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। क्लियर है गाइज? नेक्स्ट पे आ जाते हैं, अपन लोग देखते हैं क्या कहता है भाई। किस एक प्रलेख को किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का महानतम रक्षक माना गया है? आप सभी ने पढ़े होंगे रिट्स के बारे में, है ना, जो आपके भारतीय संविधान में है। हाँ बहुत शानदार से। तो आपने रिट्स पढ़े होंगे जो कि आर्टिकल किसमें है? मैं नहीं बताऊंगा, बताओ भैया रिट्स कौन से आर्टिकल में है? हाँ रिट्स है भारतीय संविधान के आर्टिकल 32वें में, जिसमें 5 रिट्स हैं, जिसको भैया भीमराव अंबेडकर साहब ने आत्मा और हृदय की धड़कन वगैरह सब बोल दिया था। इसमें यह बताया गया है, सिंपल सी बात है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण जो होता है किसी भी व्यक्ति की महानतम रक्षक मानी जाती है। ऑप्शन नंबर आपका बी इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। एक बार क्लैपिंग कर दो, 400 से ऊपर बच्चा देखने लगा भाई, है ना। 1000 आज भी हो जाएगा तो जब फिर से एक बार क्लैपिंग हो जाएंगे। क्लियर? नेक्स्ट पे आ जाओ, जरा देखते हैं। पर्वत की लगातार श्रृंखला ऐसी कौन सी है जिसकी उत्पत्ति जो है वो भारत की समुद्री सीमा के लगभग समानांतर हुई है? ऐसी पर्वतों की जो है सीमा कौन सी है? बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, तो पर्वतों की लगातार श्रृंखला जिसकी उत्पत्ति भारत के समुद्री सीमा के लगभग बराबर हुई है, तो अरावली है कि पूर्वी घाट वाली है, पश्चिमी घाट वाली, कौन सी? तो भैया कौन सी है? पश्चिमी घाट वाली, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। बिल्कुल यहाँ पे सही हो, बिल्कुल जबरदस्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग चलते हैं, देखते हैं क्या कहता है। संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार ने भारत रत्न को और पद्मश्री को बात करी है?
हाँ, भारत रत्न और पद्मश्री किस में बात किया गया है? संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत? पद्मश्री और भारत रत्न सबको पता होगा भाई। संविधान का आर्टिकल नंबर कौन सा है? आर्टिकल नंबर 18 है, जहां पे किसके बारे में बात करी गई है? उपाधियों के अंत के बारे में बात करी गई है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। आर्टिकल 15 वाला भैया अभी गोली से गोली मार खाओगे। जरा ये बताओ आर्टिकल 17 किससे संबंधित है? ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर एनी एग्जाम्स। किससे संबंधित है? तो छुआछूत से संबंधित है। कौन सी आर्टिकल? आर्टिकल आपका 17 इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। ये किससे संबंधित है? ये छुआछूत से संबंधित है। ठीक है, छुआ वगैरह ना, यानी कि छुआछूत को खत्म करने के लिए आर्टिकल बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं क्या कहता है भाई। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताओ। ये ऐसे लिखा हुआ 1s2 है ना, तो ऐसे लिखा हुआ 1s2 2s2 ऐसे लिखा हुआ। ठीक है, ये चलो बताओ भाई। बहुत शानदार। 500 बच्चों पे क्लैपिंग करना है, तो सभी के सभी एक बार मार दो शेयर और एक बार लाइक भी मार दो, है ना। चलो, तो कार्बन आपको पता है कार्बन का क्या होता है? एटॉमिक नंबर पहले तो ये बताओ, पहले तो कार्बन का एटॉमिक नंबर बताओ। तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या हो गया भैया? 6 हो गया। अगर एटॉमिक नंबर 6 होता है तो आपको पता है क्या बनेगा? 1s2 2s2 और 2p2। सिंपल सी बात है, ssp बात p बनेगा। तो 1s2 2s2 और 2p2 बोले तो ऑप्शन नंबर सी। क्या बात सभी को बात क्लियर समझ में आ गई है? अरे कोई दिक्कत है नहीं ना? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल बात समझ में आ जाएगा। यार पॉलिथीन जो है वो किसका मोनोमर है? जरा जल्दी से बता दीजिए। बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई यहाँ से। पीडीएफ लेना है तो टेलीग्राम पे पहुंच जाना। भन टेलीग्राम पे पीडीएफ मिल रही है और सारी पीडीएफ मिल जाएगी आपको वहां पे। मैं रात में फ्री होता हूँ, रात में बैठता हूँ, आपको पता ही है। टेलीग्राम वाले सारे बच्चे फैमिली वाले हैं, सबको पता है क्या कर रहे हैं हम लोग इस समय। तो जो पॉलिथीन का एकलक होता है ना, सभी को पता होना चाहिए वो क्या है। यानी जो मोनोमर है पॉलिथीन का वो क्या है? एथिलीन। क्या है पॉलिथीन का मोनोमर? एथिलीन इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। ये पॉलिथीन का मोनोमर है। क्या ऑप्शन है? बी इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। नेक्स्ट पे आते हैं अपन लोग। जब ग्रेनाइट चट्टान में तब्दील होगी तो क्या बन जाती है? हमने ग्रेनाइट को चट्टान में तब्दील कर दिया, अब बताओ कि वो क्या बदल जाएगी? बहुत बढ़िया, बहुत तगड़ा, है ना। देखते हैं क्या 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 भाई। तो वो बन जाती है सेल। क्या? सेल इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। अच्छा, कुछ बच्चे कहते हैं कि सर जी कितना नंबर ले आए कि पास हो जाए? अच्छा ये बताओ, पहले मैं कैसे बता सकता हूँ कितने नंबर से पास हो जाओ, है ना। कोई ऐसा तो हम बहुत बड़े भगवान है नहीं, कहीं पे बैठे हुए हैं। तब तक लाइक कर दो जब तक 2-4 बातें कर रहे हैं। देखो, पास होना और कट ऑफ की बात हम तभी बता सकते हैं जब तक मैं पहले दिन का पेपर ना देख लूं। अगर मैं पहले दिन का पेपर देखूंगा, मुझे लगेगा पेपर आसान है, तो सीधी सी बात है कट ऑफ आ ही जाएगी। अगर मुझे लगा पेपर कठिन है तो कट ऑफ उसकी लो जाएगी। तो जब तक मैं पहले दिन ना देख लूं तो मैं आपको क्यों बेवकूफ बनाऊं? सीधी सी बात तो यही तो समझो ना। तो भाई सीधी सी बात याद रखना कि जब तक पेपर वो ना हो जाए, पहले दिन का पता ना चल जाए, तब तक मैं नहीं बता सकता। हाँ, मैं एक वीडियो आपको बना के बता दूंगा कि इतनी कट ऑफ लाना तो कंपलसरी है। मतलब इतना नंबर तो लेकर आना है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे धरती फटे चाहे आसमान। और नेक्स्ट क्वेश्चन अपन लोग चलते हैं, देखते हैं क्या कहते हैं भाई। एक और किताब एक्जाइल, बहुत फेमस किताब है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसने लिखी है एक्जाइल? जरा जल्दी से बताइए। हाँ, 70+ तो लाना बहुत जरूरी है, 70+ तो लाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। एक्जाइल किसने लिखी? जरा जल्दी से बताइए भाई। एक्जाइल बहुत आसान से क्वेश्चन है। हाँ, तो एक्जाइल याद रखना है, तस्लीमा नसरीन ने लिखी हुई है। ऑप्शन नंबर आपका सी द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन। बहुत सारे बच्चे आप में जानते होंगे। एक्जाइल किसने लिखी है? तस्लीमा नसरीन, एक्जाइल इन्होंने लिखी है। एक्जाइल एक किताब है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट पे आ जाइए। तने में प्रोटोजाइलम केंद्र की ओर और मेटाजाइलम परिधि की ओर होता है, इस प्रकार के जाइलम को क्या बोलते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन। ये भी सारे के सारे क्वेश्चन है, वाकई बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, एज यू ऑल नो। तभी आप इतना प्यार और इतना सपोर्ट करते हो, है कि नहीं है? चलो, तो याद रखिएगा ये सब आपके होते हैं मध्याधिदारुक। ऑप्शन नंबर आपका डी द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। ये साउथ का एक पेपर था जिसको हमने उठाया हुआ था ये क्वेश्चन वहां से, क्योंकि साउथ के पेपर जो है वो आरआरबी से सीधे सीधे वो होते हैं। और इस बार आरआरबी का सारा काम धाम चेन्नई वाले करा रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि साउथ से क्वेश्चन आपको मिले। तो इसी वजह से हमने साउथ के थोड़े से आज पेपर को टच किया था, जिससे मामला थोड़ा गर्मा जाए। नेक्स्ट पे आते हैं। परिवर्ती आगत और निर्गत से संबंधित है। ऐसी स्थिति में जब अन्य सभी आगतों को स्थिर रखा जाए तो भैया क्या होता है? इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। बहुत शानदार, बहुत बेहतरीन, बहुत जिंदाबाद। अरे यार जल्दी से बता दो, बहुत शानदार क्वेश्चन। तो ऐसे में क्या होता है? याद रखिएगा, ये होता है टोटल उत्पाद। अब देखो क्वेश्चन को पढ़ो, क्या कहता है टोटल उत्पाद का मतलब। जो टोटल उत्पाद है, जो कुल उत्पाद होता है, वो जितना आगत और जितना निर्गत होता है उससे स्थिर करने के लिए होता है। सिंपल सी बात है, क्लियर? नेक्स्ट पे आ जाओ। दिल्ली लाहौर बस, जल्दी से बता दो किस रूप में मानी जाती है? दिल्ली लाहौर बस बोले तो भैया क्या है? बहुत शानदार सा क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन सा क्वेश्चन है। दिल्ली लाहौर बोले तो मतलब कौन सी बस?
हाँ याद रखिएगा, दिल्ली लाहौर बोले तो भैया ये मैत्री बस है, इसी का तो नाम है मैत्री बस। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। क्या दिल्ली से लाहौर जाने वाली बस का नाम क्या है? मैत्री बस। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट पे आते हैं, शब्दों, अंकों, विराम चिन्हों इत्यादि का संग्रह क्या कहलाता है? शब्दों का, अंकों का, विराम चिन्हों का, इन सब का संग्रह क्या कहलाता है? ये क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया, तो याद रखिएगा, शब्दों का, अंकों का, विराम चिन्हों का ही तो संग्रह क्या कहलाता है? स्ट्रिंग कहलाता है। अच्छा, कंप्यूटर से एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है? एक क्वेश्चन तो जरूर कंप्यूटर से देखने को मिलेगा, और कंप्यूटर से आने वाले क्वेश्चन बहुत अच्छे होते हैं और कर पाना थोड़ा मुश्किल होते हैं, लेकिन मैं वो भी करवा दूंगा एक दिन। कंप्यूटर ही उड़ा के उठा देंगे, पूरा उड़ा दिया जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट पे आते हैं, देखते हैं क्या कहता है भाई। शून्य अक्ष अक्षांश तथा शून्य अक्ष देशांतर के अवस्थित है, क्या? 0 डिग्री लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बीच में क्या स्थित है? बताओ भैया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। याद रखिएगा, 0 डिग्री लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड जो देशांतर पर स्थित है वो अटलांटिक महासागर। अगर आप मैप पढ़ोगे तो आपको ये चीज देखने को मिल जाएगी, जो अटलांटिक आपका महासागर है वो 0 डिग्री लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दोनों पर ही स्थित है। तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, अटलांटिक महासागर इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अरे क्लियर है? नेक्स्ट पे आ जाओ, जरा देखते हैं भाई। रेडियन पर सेकंड किसकी इकाई है, किसका यूनिट है भैया? रेडियन पर सेकंड, जरा जल्दी से बताइए, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। क्या कहता है? रेडियन पर सेकंड किसकी इकाई है? बहुत बेहतरीन सा क्वेश्चन है, बहुत शानदार सा क्वेश्चन है, कमेंट रुकने नहीं चाहिए एवरीवन एंड एवरीबॉडी। तो रेडियन पर सेकंड जो है वो किसकी इकाई है? एंगुलर वेलोसिटी की, यानी कि कोणीय वेग की इकाई क्या है? रेडियन पर सेकंड। आप सभी को पता है वेग मतलब होता है दूरी बटा समय, दूरी चलता कितना? रेडियन, और समय आपके लिए सेकंड दे ही रखा है, तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर रेडियन, आपका कोणीय वेग। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, कौन सा देश दूसरी दुनिया के देशों का हिस्सा नहीं था? कब? पुराने समय में। ऐसा कौन सा देश था ना जो दूसरी दुनिया के देशों का हिस्सा नहीं था? कौन सा भैया हो जाएगा इसमें सही आंसर? जरा जल्दी से बता दीजिएगा। तो कौन नहीं था? अर्जेंटीना। वो दूसरी दुनिया के जो देश थे उनका हिस्सा नहीं था। कौन? ऑप्शन नंबर डी, अर्जेंटीना इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलता अपन लोग, देखता क्या कहता भाई। ये बताओ, कौन सा देश सबसे ज्यादा इंटरनेट यूज करने वाला है? सबसे ज्यादा लार्जेस्ट इंटरनेट कंज्यूमर या फिर लार्जेस्ट इंटरनेट यूजर्स कौन से देश में सबसे ज्यादा हैं? कौन से देश में सबसे ज्यादा यूज कौन करता है? आप ही लोग तो करते होगे, मैं लगता है करते हो। नहीं, आपसे भी गुरु एक और लोग बैठे हैं, कौन है? चाइना इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। चाइना बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, मुझे कोई बात बता सकता है कि अगर हम अमीरों के, अभी आज मैंने करंट अफेयर्स मार्च के कराया तो वहां पे क्वेश्चन आ गया क्या कि अगर हम अमीरों की बात करते हैं तो ये बताइए कि कौन सा ऐसा देश है जहां पे दुनिया में सबसे ज्यादा अमीर रहते हैं? बताओ भाई, कौन बता सकता है ऐसा कौन सा देश है ना जहां पे दुनिया में सबसे ज्यादा अमीर रहते हैं? तो याद रखिएगा वो कौन सा देश है, वो चाइना है। और सेकंड नंबर पे सबसे ज्यादा अमीर रहने वाले लोग कहां पे हैं? तो वो यूएसए में। और थर्ड नंबर वाला जानते हो? हाँ देश प्रेमियों, क्या हो जाएगा? इंडिया इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। थर्ड नंबर पे इंडिया आता है, जहां पे सबसे ज्यादा अमीर लोग रहते हैं, वो थर्ड नंबर पे आ गया। अरे क्लियर है क्या गाइज? हाँ, अरे बात बिल्कुल क्लियर है, सब कुछ समझ में आ गया। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, जरा देखते हैं क्या होगा भैया। किस राज्य सरकार ने हाल ही में कृषि आय कर को समाप्त कर दिया? मतलब एग्रीकल्चर जो इनकम है उस पर टैक्स हटा दिया, कोई मतलब नहीं है। अरे भैया पहले एक बार क्लैपिंग मार देना। 500 बच्चे यहाँ पे आ चुके हैं सब के सब, और 1000 अभी होने ही वाले हैं। तो कहां पे एग्रीकल्चर इनकम टैक्स है वो हटा दिया गया है? तो कर्नाटक में हटा दिया गया। अब पूछते हैं भैया क्यों हटा दिया गया कर्नाटक में? तो जरा समझना मेरी बात को कि कर्नाटक में इसी वजह से हटा दिया। याद करने का तरीका देखिएगा, क्योंकि यहां पे बहुत ज्यादा नाटक हो जा रहा था एग्रीकल्चर को लेके। वो वाले कहे हम नहीं देंगे, वो वाले कहे हम नहीं देंगे, वो वाले कहे हम नहीं देंगे। तो भैया कर्नाटक सरकार ने कहा कि कोई ना दे, जाए बात खत्म, कोई नाटक नहीं। तो कर्नाटक सरकार ने सब हटा दिया। अरे बात कोई क्लियर? नेक्स्ट पे आ जाते, देखते हैं क्या कहता है भैया अगला क्वेश्चन। कौन सी राष्ट्रीय आय की आकलन की पद्धति नहीं है? मतलब बोले तो अगर राष्ट्रीय आय को गणना करना तो ये चीज का मान्य नहीं रखना जाएगा। कौन सी चीज है भाई? बहुत शानदार, बहुत बेहतरीन, कौन सी चीज है? हाँ, तो याद रखिएगा राष्ट्रीय आय के आकलन की पद्धति कौन सी चीज नहीं है? तो आपका ये मात्रिका यानी आधात्री, बोले तो मैट्रिक्स मेथड, इसका कोई पद्धति थोड़ी है भाई। एक्सपेंडिचर आप देखोगे, सीधी सी बात है, देखोगे कि नहीं देखोगे? आउटपुट देखोगे क्या आ रहा है क्या नहीं है, सीधी सी बात है। इनकम देखोगे कि नहीं देखोगे? ये क्या देखोगे? सीधी सी बात। ऑप्शन नंबर सी, क्यों ही देखोगे? पागल कुत्ता थोड़ी काट रखा है। नेक्स्ट पे आ जाते, जरा देखते क्या कहता है अगला क्वेश्चन आपके सामने। माई कंट्री माई लाइफ किसने लिखा भैया? जरा जल्दी से बता दीजिए। समय मात्र 5 सेकंड का मिलता है हर क्वेश्चन के लिए जो शानदार होते हैं। माई कंट्री माई लाइफ किसने लिखा भैया? याद रखिएगा किसने लिखा है? माई कंट्री माई लाइफ। तो किसने लिखा? माई के लाल, बोले तो लाल कृष्ण आडवाणी। ऑप्शन नंबर बी। क्या बात सभी के समझ में आ रही भैया? हाँ, बहुत आसान सा क्वेश्चन था भाई। मानव शरीर में द्रव्यमान के अनुसार सबसे अच्छा तत्व, सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? अगर हम द्रव्यमान के अनुसार देखेंगे तो सबसे अच्छी मात्रा में हमारे बॉडी के अंदर पाया जाने वाला तत्व कौन सा है?
बहुत शानदार सा। याद रखिएगा, हमारे बॉडी के अंदर सबसे अच्छी मात्रा में पाया जाने तत्व जो है उसका नाम है ऑक्सीजन, यानी बोले तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्या बात सभी को समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? बहुत शानदार है भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं क्या कहता है भाई। अगला क्वेश्चन आता है, संकल्प परियोजना किस प्रायोजन से आरंभ की गई थी? संकल्प परियोजना किसके लिए आरंभ की गई थी, किस चीज के लिए आरंभ की गई थी, यह क्वेश्चन पूछा। कौन सा? संकल्प परियोजना। हाँ, तो जो संकल्प परियोजना थी ना वो एड्स की समाप्ति के लिए आरंभ करी गई थी, क्योंकि एड्स रोग जो है आपको पता ही है कितना ज्यादा खतरनाक रोग है, और इसको खत्म करने के लिए एक परियोजना आई थी, एक कैंपेन आया था जिसका नाम है संकल्प। अच्छी बात कौन बताएगा कि एड्स डे भी तो मनाया जाता है, और पेपर में डे के क्वेश्चन तो 2 आने हैं, तो एड्स डे कब मनाया जाता है? कौन बताएगा भैया? जरा जल्दी से कमेंट बॉक्स में इतने तेज कमेंट कर दो कि मजा आ जाए। बहुत बढ़िया। कब मनाया जाता है भैया? 1 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? एड्स डे मनाया जाता है। लाल रंग का फीता, आई थिंक आप सभी को नाम याद हो गया। अरे क्लियर है एवरीवन? अच्छा ठीक है, अगर हम यहाँ पे एड्स डे के बारे में अगले क्वेश्चन पे बात आते हैं, देखते हैं क्या कहता है, जरा जल्दी से बता दो। पालक में क्या पाया जाता है? हमने इसके ऊपर ऑलरेडी एक क्वेश्चन कवर किया है कि नहीं है? पालक में क्या पाया जाता है, ये क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया है। जरा जल्दी से बता दीजिए क्या होगा सही आंसर। बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार। हाँ, तो पालक में क्या पाया जाता है? ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। और ऑक्जेलिक एसिड किस चीज का दिक्कत होता है? ऑक्जेलिक एसिड से दिक्कत हो जाती है कैंसर वगैरह का। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन लोग बढ़ जाते हैं। कहता है, टर्टल पैट्री किस प्रकार के आवास को अपनाते हैं? जो टर्टल होते हैं वो किस तरह के आवास को अपनाते हैं, ये क्वेश्चन आप सभी से पूछा जाते हैं। बहुत शानदार। तो जो टर्टल पैट्री होते हैं वो किस तरीके के आवाज को अपनाते हैं? वो एक तरीके से समुद्री आवाज को अपनाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी बता रहा है। भाई देखो, आपको पता है वन में कहाँ रहेंगे, दलदल में कहाँ रहेंगे, मरुस्थल में तो कभी नहीं रहेंगे, तो एक ही ऑप्शन बता जो कि कौन सा हुआ? समुद्री हो गया। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन, बिल्कुल सही आंसर हो गया। नेक्स्ट पे चलते भाई। अनुच्छेद जो 41 है वो कुछ मामलों में काम, शिक्षा, सार्वजनिक सहायता, इन सब के लिए, इन सब के अधिकार से वो संबंधित है। ये किसके अंतर्गत आता है? केंद्र सरकार में, डीपीएसपी में, राज्य सरकार में, या मौलिक अधिकार में आता है? बहुत शानदार था, बड़ा कह सकते हैं क्रिटिकल क्वेश्चन है ये, बड़ा शानदार था लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये बता दो भाई कि डीपीएसपी में आएगा कि नहीं आएगा? क्यों? क्योंकि आर्टिकल 41 दे रखा है। अब मुझे जरा जल्दी से बताओ, कौन बच्चा बता सकता है कि डीपीएसपी भारतीय संविधान के कौन से आर्टिकल के अंतर्गत आता है? जरा जल्दी से बताओ। क्या कमेंट में सभी के कमेंट आना शुरू हो जाएंगे? हाँ, तो डीपीएसपी जो होता है वो आर्टिकल नंबर 36 से लेके 51 तक आता है कि नहीं आता डीपीएसपी? अरे आता है कि नहीं आता? तो ये तो 41 है, तो 41 क्या इसी के अंदर आ गया? और दूसरी बात, डीपीएसपी से क्या पूछा जाएगा कि डीपीएसपी भारतीय संविधान में कहां से लिया गया है? तो हम तुरंत क्या बोलेंगे कि आयरलैंड से लिया गया है। आप कहोगे सर जी ये भी बात बिल्कुल सही है। इस क्वेश्चन में एक और चीज इंपॉर्टेंट आ गई है, वो आपका आ गया मौलिक अधिकार, बोले तो फंडामेंटल राइट। तो मुझे ये बात कौन बता पाएगा कि मौलिक अधिकार जो है वो भारतीय संविधान में कहां से लिया गया है? जरा जल्दी से कमेंट करो भनावन, और ये बता दो कि मौलिक अधिकार जो है वो भारतीय संविधान में कहां से लिया जाएगा? कहां से मौलिक अधिकार? हाँ, तो भैया कहां से लिया गया है? यूएसए इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। यहां से क्या लिया गया? मौलिक अधिकार लिया गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन लोग चलते हैं, 38वें क्वेश्चन पे हाथ मारते हैं, देखते हैं क्या कहता है। जरा जल्दी से बता दो भाई। और कहता है, औपचारिक भाषा जिसकी जानकारी या ज्ञान को व्यक्त करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, अक्सर कंप्यूटर प्रणाली में डिजाइन किया जाता है, वो क्या होती है? औपचारिक भाषा, जरा जल्दी से बताओ। वो होती है मॉडलिंग लैंग्वेज, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। कभी इस लैंग्वेज का नाम नहीं सुना, इसी वजह से इस वाले पेपर में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप लोग पहुंचते हैं। प्रकाश संश्लेषण वनस्पति कोशिका में किसमें स्थित होता है? जो प्रकाश संश्लेषण होता है वो वनस्पति कोशिका में स्थित किस चीज में प्रकाश संश्लेषण होता है? जो फोटोसिंथेसिस है वो किस चीज में होता है, ये क्वेश्चन पूछता है। नरेंद्र सिन्हा भैया क्या हाल है आपके? सब बढ़िया है? हाँ, तो प्रकाश संश्लेषण किस चीज में होता है? जो क्लोरोप्लास्ट होता है ना, उसमें क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण उसी में होता है। तो जो वनस्पति कोशिका में स्थित होता है क्या? क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण होता है। तो पूरे तरीके से एक दूसरे को मिला के याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। क्या बात सभी को क्लियर हो पा रही है? अगले क्वेश्चन पे चला जाए। अच्छा एक चीज बताओ कि मैं फिर से बोलूं एक बार लाइक करने को, क्या कि आप लोग बिना कहे करोगे? या तो देखो हम पढ़ाई ले, या तो भाई बार बार बोल दे कि आप लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। जल्दी से बताओ क्या किया जाए, जनता क्या कहती है? 500 हो पाएंगे कि हम बोले एक बार जल्दी 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 बोला जाए? मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ भाई नरेंद्र। बोला जाए? ठीक है भैया, फिर हम यही काम करते हैं। हर 10-15 क्वेश्चन के बाद एक बार बोलते हैं भैया लाइक करो, लाइक करो, लाइक करो, लाइक करो। जब आप एकदम इरिटेट हो जाओगे, लाइक को कल अपना मोबाइल वाल फोड़ डालोगे, तब स्टार्ट करेंगे आगे, है ना? चलो नेक्स्ट पे आते हैं, देखते हैं क्या कहता अगला क्वेश्चन।
ज्वालामुखी पर्वतमाला सामान्यतः कहां पर पाई जाती है, यह क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया है। ज्वालामुखी पर्वतमाला कहां पे पाई जाती है? सिंपल क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है। चलो भाई, क्या होगा सही आंसर? तो ज्वालामुखी जो पर्वतमाला है ये कहां पे पाई जाती है? प्रशांत महासागर। बोले तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑफिस में। चलिए अगला क्वेश्चन आता है भाई, एक कला के बारे में आप सभी से पूछा गया है। जॉमनी राय किस कला से संबंधित है, किस फील्ड से संबंधित है? चलिए सिंपल सा क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है, देखेंगे क्या होगा भैया। तो सही आंसर हो जाएगा चित्रकला से, यानी पेंटिंग के फील्ड से संबंधित कौन है? जॉमनी राय द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर आपका डी यहां पे बिल्कुल सही और बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जबरदस्त क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट पे बढ़ते भाई। ऐसा कौन सा वेद है जिसमें धार्मिक जो अनुष्ठान है उससे संबंधित बातें की गई हैं? धार्मिक अनुष्ठानों से संबंधित बातें कौन से वेद में की गई हैं? बहुत आसान सा क्वेश्चन है। तो धार्मिक अनुष्ठान जितने भी हैं उससे संबंधित जो बातचीत है ना, वो कौन से वाले वेद में की गई है? तो यजुर्वेद में की गई है। ऑप्शन नंबर आपका बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अरे भाई बहुत तगड़ा। अच्छा, ये कोई मुझे बता पाएगा कि भैया एक ऐसा भी वेद है जिसमें तंत्र मंत्र अंतर के बारे में बात करी गई, मतलब काली जादुओं के बारे में बात करी गई, वो कौन सा वेद है इन सभी में से जिसमें अंत्र मंत्र तंत्र के बारे में बात करी गई है? कौन सा वेद है? हाँ, आसान सा क्वेश्चन है। तो कौन सा वेद है वो? कौन सा वेद है जिसमें अंत्र मंत्र तंत्र के बारे में बात करी गई? तो वो अथर्ववेद है। अथर्ववेद इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। एक ऐसा वेद है जिसमें संगीत के बारे में बात करा गया कि संगीत है, ये है, वो कौन सा वेद है जिसमें संगीतों के बारे में बात किया गया, संगीत के बारे में? बहुत तगड़ा। तो वो कौन सा है? सामवेद है, जिसमें किसके बारे में बात किया गया है? संगीत के बारे में बात किया गया है। भाई क्लैपिंग कर दो, 600 बच्चा हो चुके हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट पे आ जाओ। 43वां क्वेश्चन, कैलाशनाथ मंदिर कहां पर स्थित है? जरा जल्दी से बता दीजिए। कैलाशनाथ मंदिर कहां पर स्थित है? जरा जल्दी से बता दीजिए भाई सब के सब। बहुत शानदार। तो जो कैलाशनाथ मंदिर है याद रखिएगा ये कांचीपुरम में स्थित है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी कांचीपुरम इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। भैया सुजीत सेक्रेट गर्ल गलत आंसर हो रहा है, सही करिए, आंसर पे ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नई आर्थिक नीति कब आई थी भारत में? कब नई आर्थिक नीति आई थी? बहुत आसान सा क्वेश्चन है भाई, गलती ना हो। तो याद रखिएगा जो भारत में नई आर्थिक नीति आई थी ना, ये 1991 में आई थी। अरे याद है कि नहीं याद है भाई? 1991 के टाइम पे तो मनमोहन सिंह थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के वित्त मंत्री थे उस समय। और भारत की हाल बहुत ज्यादा खराब हो गई थी पूरे, क्योंकि पूरे विश्व में जो है एक हिसाब से अर्थव्यवस्था बहुत डगमगा गई थी। उस समय इन्होंने नई आर्थिक नीति लाई थी और भारत जबरदस्त तरीके से तेजी से आगे बढ़ रहा था। और इन्होंने इस बार भी कई सारी आर्थिक नीतियां भारत सरकार को सुझाई हैं। माने ना माने वो तो भाई अलग सी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, या हम लोग देखते हैं। अगर मान लो टोटल जो टार्क है, जो टोटल आपका टार्क है वो 0 हो जाए, तो ये बताओ जिस पेज पे आपने जो चीज लगाई है वो 0, अब वो क्या होगा? उसकी वैल्यू क्या होगी? वो कौन सी चीज है जो कांस्टेंट हो जाएगा? अगर हमने टोटल टार्क को ही 0 कर दिया तो कौन सी ऐसी चीज है जो कांस्टेंट हो जाएगी? बहुत शानदार था। अगर हमने नेट टार्क जो है, जो टोटल टार्क है उसी को 0 कर दिया, तो भाई याद रखना हमेशा कि जो आपका एंगुलर मोमेंटम होता है, जो एंगुलर वेलोसिटी होता है, जो कोणीय वेग होता है, वो 0 हो जाएगा। आपके फिजिक्स वाले टीचर ने पढ़ाया भी होगा कि टार्क का और साथ ही साथ आपका एंगुलर वेलोसिटी का क्या रिलेशन होता है। अगर वो टार्क 0 तो वेलोसिटी आपकी खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट पे आते जरा देखते हैं क्या कहता है। मिसमी की पहाड़ियां, मौसमी नहीं लिखा भैया, ये मिसमी लिखा है, गलती ना कर देना। ये कहां पर है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। बहुत शानदार सा। मिसमी की पहाड़ियां कहां पर है? जरा जल्दी से बता दीजिएगा। तो जो मिसमी है ना, उसकी पहाड़ियां कहां पर स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। बोले तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अरे पक्का है। चले अगले क्वेश्चन पे आ जाइए भैया। किसमें कोशिका भित्ति होती ही नहीं है? इन सभी ऑप्शन में से कौन सा ऐसा चीज है जिसमें कोशिका भित्ति ही नहीं होती है? ये एक अलग ही लेवल का क्वेश्चन आप सभी के सामने आ चुका है। जरा जल्दी से बताओ भाई। तो कोशिका भित्ति किसमें नहीं होती है? ऑल यू ऑल नो, जैसा कि याद रखिएगा जो आपने पढ़ा होगा, माइकोप्लाज्मा में कोशिका भित्ति नहीं होती है। जबरदस्त आंसर आ रहे भैया सभी के, बहुत अच्छा लग रहा है कि डी सभी का सही आंसर हो रहा है। नेक्स्ट पे चल देते हैं, फिर अपन देखते हैं। पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी, हाँ बाबर ने लड़ा था। अरे हराया किसको था ये बता दो। इतिहास तो बात की बात है, अभी देखेंगे। हराया किसको था जरा जल्दी से बता दो। पानीपत का पहला युद्ध बाबर ने लड़ा था, तो बाबर ने हराया किसको था? जरा जल्दी से बता दो भैया। पानीपत के पहले युद्ध में, बहुत शानदार सा, सबको पता होना चाहिए, बाबर ने हराया था इब्राहिम लोदी को। बिल्कुल सही आंसर, ऑप्शन नंबर सी। अब मुझे कौन बता पाएगा पानीपत का पहला युद्ध हुआ कब था? एक एकदम आसान सा क्वेश्चन है। तो कब हुआ था भैया? 1526 ईस्वी में हुआ था। अब यहां तक आ ही गए हैं तो एक चीज और पूछ लेते हैं कि पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? तो उसी के 30 साल बाद हुआ था, 1556 ईस्वी में हुआ था। अब इतने बात पे आ गए हैं तो एक और चीज पे आ जाते हैं, क्या कि पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? अरे भैया जरा जल्दी से बता दो। हाँ 1526 में पहला,
1556 में दूसरा और 1500 हाँ बिल्कुल बात है 1761 ईस्वी में तीसरा युद्ध हुआ था पानीपत का। ये 3 युद्ध हुए थे, सबको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा एक और क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है कि सबसे पहले गोला बारूद का यूज किसने किया था? यही नहीं, तोप का यूज सबसे पहले किसने किया था? जरा जल्दी से बता दो। भारत में तोप का यूज सबसे पहले किसने किया था? किसने किया था तोपों का यूज? यही दादा साहब आए थे, यही लेकर आए थे तोप। किसने? बाबर ने किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बाबर इधर राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, है ना। चले अगले क्वेश्चन पे आ जाओ भाई। चौथा अंतरराष्ट्रीय धर्म सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया था? जो चौथा अंतरराष्ट्रीय धर्म सम्मेलन था, जो 4th इंटरनेशनल रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन था, वो कहां पे किया गया था? कहां ऑर्गेनाइज किया गया था धर्म सम्मेलन? हाँ, तो जो चौथा आपका धर्म सम्मेलन था वो राजगीर में किया गया था। ऑप्शन नंबर राजगीर इधर राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन, राजगीर यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन, आसानी से पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में लोग चलते हैं। एक बार पूर्ण अवधि के लिए चुने जाने के बाद न्यायाधीश जो होता है वो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में कितनी साल तक के लिए काम कर सकता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पूरे अवधि के लिए चुना गया, अब कितने साल तक ये काम कर पाएगा न्यायाधीश? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। तो जो न्यायाधीश होता है वो मैक्सिमम 9 साल तक का अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में काम कर सकता है। सोच लो, 9 साल तक अंतरराष्ट्रीय न्यायाधीश काम कर सकता है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। 6 गलत हो जाएगा, 9 अंतरराष्ट्रीय न्यायालय नहीं, मजाक थोड़ी चल रहा है। 9 साल का इंटरनेशनल आपका हाई कोर्ट, इंटरनेशनल कोर्ट है, ये अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, तो 9 साल के लिए काम कर सकते हैं, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट पे आते देखते हैं आप उन लोग के क्या कहता है। कौन सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील स्वभाव का? मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट इन दीज ऑप्शंस, भैया जरा जल्दी से बता दो। मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट इन सभी ऑप्शन में से कौन है जो सबसे ज्यादा रिएक्शन करता है? हाँ, तो इन सभी ऑप्शन में सबसे ज्यादा रिएक्शन करने वाला है पोटेशियम। बोले तो ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। क्या बात क्लियर है? अच्छा पोटेशियम की बात आ गई ना, एटॉमिक नंबर जरा जल्दी से बता दो दादा लोग, क्या होगा? 19 हो जाएगा। और उसके तुरंत बाद आते हैं कैल्शियम और कॉपर, आपको पता ही है, कॉपर जिंक 29 हो जाएगा इधर राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। क्या सभी को बात क्लियर हो रही है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। 2019 से करंट अफेयर्स भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि सीपीएम पूछे गए थे, तो हम तो भाई किसी तरीके से आपको 40 में 40 लाना है, तो हमने सब कुछ उठा लिया जो भी हमारे पास आ रहा था इंपॉर्टेंट। 2019 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहां पर आयोजित किया गया है? 2019 का जो विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप है वो कहां पर आयोजित किया गया है? जरा जल्दी से बता दो क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो 2019 का विश्व एथलेटिक्स जो चैंपियनशिप है वो कतर में आयोजित किया गया था। ऑप्शन नंबर आपका कतर इधर राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन ए होगा। भैया कहां पहुंच जा रहे हो, सी और डी लगा रहे हो? चलो अगली पे आ जाओ। जेबी डनलप ने किसका आविष्कार किया था? डनलप से याद रख, आपको याद हो जाएगा डनलप। भैया बताओ जरा सा किसका आविष्कार हुआ था? जेबी डनलप ने किसका आविष्कार किया था? बहुत अच्छा, बहुत शानदार, बहुत जिंदाबाद। तो नाम में डनलप आ रहा है ना, और आपने देखा होगा डनलप के टायर आते थे, हो गया टायर का ही आविष्कार किया था, है ना। डनलप के टायर देखे ना आप लोगों ने, तो जेबी डनलप ने किसका आविष्कार किया? टायर का आविष्कार किया। सिंपल सा क्वेश्चन है, आ जाओ जरा जल्दी से। वैश्विक प्रतिभा, ये तो नहीं पूछा क्योंकि 2019 के सूचकांक नहीं आएंगे, जाने दो भैया इन क्वेश्चन को। संसद में तदर्थ समिति की नियुक्ति कौन करता है? मतलब जो एडॉक कमेटी होता है ना, आपने एडॉक कमेटी का नाम सुना होगा संसद में, इसकी नियुक्ति कौन करता है? जरा जल्दी से बता दीजिए। संसद में एडॉक जो कमेटी होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, सबके सब बहुत तगड़े क्वेश्चन है। आ जाओ भाई, जो एडॉक कमेटी होता है इसका जो करता है कौन? ऑप्शन नंबर ए और बी, यानी लोकसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा के अध्यक्ष दोनों लोग एडॉक कमेटी का जो है नियुक्ति कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा भैया? ए और आपका बी, यानी कि सी द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन, बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे आ जाते हो भाई। कौन हमारे देश के दोनों सदनों में से किसी का भी सदस्य है ही नहीं? अरे जरा जल्दी से बता दो कौन नहीं है भैया, जल्दी से बता दो, बहुत तगड़ा। तो कौन नहीं है? तो याद रखिएगा जो प्रेसिडेंट है, यहां पे प्रेसिडेंट लिखा हुआ है, यहां पे आपका लिखा हुआ राष्ट्रपति। वो संसद के किसी सदन का सदस्य थोड़ी है भाई, राष्ट्रपति से क्या ही मतलब है, सिंपल सी बात हो जाएगा, राष्ट्रपति इधर राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। अच्छा एक बार क्लैपिंग कर दो भाई। हाल ही में चाइना और भारत सीमा व्यापार का 14वां संस्करण शुरू हुआ है। ये 14वां संस्करण कहां से शुरू हुआ? जरा जल्दी से बता दो भाई। चाइना और आपका भारत का जो है वो 14वां संस्करण व्यापार का शुरू हुआ है। कहां से शुरू हुआ है, कहां पर हो रहा है? ये सिक्किम में हो रहा। अब आ जाओ भैया थोड़ा सा सिक्किम के बारे में बात कर लेते हैं। क्या है सिक्किम, इसके बारे में क्या क्या चीज है? चलो भाई सिंपल सी बात आते हैं, जरा मुझे बताओ भाई सिक्किम जो है भारत का राज्य कब बना था? कौन से संविधान संशोधन के बारे में बात की जा रही है कि सिक्किम जो है वो भारत का राज्य बना था? बहुत जबरदस्त, बहुत बेहतरीन। तो याद रखिएगा संविधान संशोधन बोले तो भैया 36वां संविधान संशोधन था जब सिक्किम भारत का राज्य बना था। अरे तो भैया सन कौन था? बहुत भैया निताशा, बहुत तगड़ा बेटा। तो 1975 का वो टाइम था जब सिक्किम बना था भारत का राज्य। ऑप्शन नंबर ए। क्या बात सभी के क्लियर हो गई है? अरे क्लियर है। चलो अगले पे आ जाते हैं, देखते अगला क्वेश्चन भाई क्या कहता है। हाफ बॉयफ्रेंड हाफ गर्लफ्रेंड नहीं लिखा है कि चेतन भगत अभी मारते चले जाओगे, हाफ बॉयफ्रेंड लिखा है, बताओ भैया। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत तगड़ा।
हाफ बॉयफ्रेंड किसने लिखा है? बहुत बढ़िया, तो जो हाफ बॉयफ्रेंड है वो लिखा है जूडी बालन। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे हाँ डी इज द राइट आंसर। अभी क्वेश्चन क्या बात सभी को क्लियर होगी? अरे समझ में आया कि नहीं आया? जूडी बालन ने लिखा हुआ है, बिल्कुल क्लियर ना। चलो भैया अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, देखते हैं क्या कहता है आप सभी के सामने। बहुत बढ़िया, अगला कहता है चुंबी घाटी जो है वो भारत के कौन से राज्य में है? चुंबी घाटी, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चुंबी घाटी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भैया। चुंबी घाटी याद देखिए कहां पर है चुंबी घाटी? सिक्किम में। चुंबी घाटी सिक्किम, यार जरा 2 बार डिवीजन मारो, चुंबी घाटी सिक्किम, ताकि गलती ना हो। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जरा देखते हैं अगला क्वेश्चन आपसे साथ क्या कहता है भाई। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान यानी बांदीपुर नेशनल पार्क कहां पर स्थित है? बांदीपुर नेशनल पार्क, बहुत अच्छा। तो जो बांदीपुर नेशनल पार्क है ये कहां पर स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। ऑप्शन नंबर आपका यहां पे कर्नाटक इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। एक आइडिया हमने आपके लिए सोचा, अभी मेरे दिमाग में तुरंत आ गया कि मैं आपके लिए डेली, आप सभी बच्चों के लिए डेली जो है 12:30 बजे एक क्लास लेकर चलाऊं। 12:30 बजे बोलो, डेली 12:30 बजे एक क्लास कर लें आप सभी के लिए, बोलो भाई कर लें। जिसमें जैसे जितने भी ब्रांड एम्बेसडर हो गए उससे रिलेटेड एक दिन क्वेश्चन करा दिया, जितने भी जीआई टैग हो से उससे रिलेटेड एक दिन क्वेश्चन करा दिया, जितने भी आईपीएस रिलेटेड क्वेश्चन हो गए वो करा दिया, जो भी संसद रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो करा दिया, जितने भी ये हो गए वो करा दिया। देन उसके बाद साइंस के क्वेश्चन करा दिया, जितने भी स्टैटिक के क्वेश्चन है जिनसे एक आध दो नंबर आते रहते हैं। क्या 12:30 बजे करा सकते हैं? क्या 12:30 बजे करा सकते हैं क्या? कि 1 बजे ही करा दे कंप्लीटली? 1 बजे ही करा देना, 1 बजे ही करा देना। तो चलो 1 बजे ही करा देते हैं इसको, है ना, 1 PM ही करा देते हैं। या मैं कोशिश करता हूं कि 12:30 बजे ही करा लूं, 12:30 या 1 मैं देख लेता हूं, जिस हिसाब से होगा मैं आपको उस हिसाब से बता दूंगा, तो आप लोग उस हिसाब से तैयार रहिएगा, ठीक है, क्योंकि बहुत जरूरी है। जैसे अभी इसमें देखो, मैं अभी जैसे मुझे याद है यार, जैसे नेशनल पार्क के बारे में क्वेश्चन आ गया, तो अगर मैंने आपको पहले से नेशनल पार्क पढ़ाए होते तो आपको क्या ये सब याद करने की जरूरत पड़ती? क्या मैं उसमें से रटा देता आपको? 40 भले पढ़ा था लेकिन ऐसे पढ़ा था कि 40 साल तक नहीं भूलते, तो इसी वजह से वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं क्या होगा भाई। किस दवा का एक मधुमेह जो रोधी दवा के रूप में भी यूज किया जाता है ना, यानी मधुमेह आपको नहीं होगा। कौन सी दवा है जरा जल्दी से बता दो भाई। हाँ बिल्कुल सही आंसर होगा। क्या हो जाएगा सही आंसर? तो ये याद रखना, मेटामॉर्फिन आप लोगों ने शायद नाम सुना भी होगा। मधुमेह जो रोगी होते हैं वो इसका यूज करते हैं, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट पे चलते हैं, देखते क्या कहता है भाई। निम्नलिखित संस्थानों को प्रतिस्थापित करने के लिए नीति आयोग का गठन किया गया। किसका कौन सा ऐसा संस्थान है जिसको हटा के अब नीति आयोग बना दिया गया? जरा जल्दी से बता दो। अब नीति आयोग बना दिया गया, इसको हटा दिया गया। हाँ 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 बिल्कुल। अब क्या बन गया है? अब आपको जो है नीति आयोग बन गया, और पहले क्या था? ये प्लानिंग कमीशन था। तो नीति आयोग कब बना? मुझे जरा साल बता दो कि किस साल नीति आयोग का गठन हुआ था। बहुत तगड़ा भैया। तो कौन से साल में नीति आयोग का गठन हुआ था? याद रखिएगा 2015 में किसका गठन हुआ था? नीति आयोग का गठन हुआ था। तो 2015 इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अरे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं भैया, चलो जरा देख लेते हैं। जिन्हें भारतीय वायुसेना के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया, कौन है भैया? भारतीय वायुसेना के उपाध्यक्ष है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत तगड़ा, बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है। हाँ, तो भारतीय वायुसेना के अध्यक्ष कौन है? वायुसेना के बारे में बात करा जा रहा है, तो वायुसेना यानी एयर चीफ कौन है भैया? इस समय राकेश भदौरिया एयर चीफ मार्शल है, सभी को पता होगा। राकेश बोले तो रॉकेट, और रॉकेट मतलब कि भैया एयर वाला जो मामला है, तो एयर चीफ मार्शल कौन हो गए? राकेश भदौरिया साहब हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड, लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट पर क्या होता है ये बता दीजिए। लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट पर क्या होता है ये बताइए मुझे जरा जल्दी से। तो लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट पर क्या होता है? जो उसका टेम्परेचर होता है वो सेम रहेगा भाई। अब वो अपने बॉइलिंग पॉइंट पे है तो टेम्परेचर तो सेम ही रहेगा ना। अब बॉइलिंग पॉइंट से ऊपर बढ़ा दोगे, इसका थोड़ी कि टेम्परेचर बढ़ जाएगा, कुछ नहीं बढ़ेगा, वो वेपर बन जाएगा और उड़ जाएगा उसमें से जो टेम्परेचर होगा। अरे हाँ या ना? तो बॉइलिंग पॉइंट पे अगर देखा जाए कोई भी लिक्विड है अपने एकदम अपने खतरनाक वाले पॉइंट पर है, तो हमेशा वो क्या बन जाएगा? उसका टेम्परेचर सेम रहेगा। इजी रहेगा, आसान सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट पे चलते हैं, देखते हैं क्या कहता है भाई। किस कारण वायु के बुलबुले तरल पदार्थ में उठते हैं? जरा जल्दी से बता दीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो वायु के जो बुलबुले होते हैं वो तरल पदार्थ में उठते हैं, किस कारण से? जरा जल्दी से बता दो। तो श्यानता और साथ ही साथ विस्कोसिटी और बायोन्सी, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। अब मार्क होगी, डंडा लो जरा इनके लिए भैया। पृष्ठ तनाव की वजह से होता है क्या? है पृष्ठ तनाव की वजह से जो गोलेकार में रूप में आपके बुलबुले बनते हैं, किसकी वजह से? पृष्ठ तनाव की वजह से।
पृष्ठ तनाव की वजह से ये सारे मामले होते हैं। ये थोड़ी कि हवा के बुलबुले तरल पदार्थ में उड़ जाएंगे, कैसी बात करने लगे आप लोग, हाँ ठीक है, क्या समझ में आना, पृष्ठ तनाव की वजह से वो गोलेकार बनते हैं। क्लियर है गाइस, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। आईपीएल 2019 का खिताब किसने जीता है ना, पुराना क्वेश्चन है लेकिन याद रखना कि पिछली बार वाला भी पूछ लेता है। आईपीएल 2019 के बारे में पूछा गया है, हाँ 2019 के बारे में पूछा गया है। तो दादा चाहे 19 के बारे में बात किया जाए और चाहे 20 के बारे में बात किया जाए, किसने जीता है, मुंबई इंडियंस ने जीता है। तो 20 वाला भी कौन जीता है, मुंबई इंडियंस ने जीता है। अच्छा ठीक है, जरा ये बता दो इस बार 20 वाले में रनर अप कौन था, मतलब किसको हराया है, जरा ये बता दो इस बार 20 वाले में किसको हराया गया है, हारा कौन है इस बार 20 वाले में। हाँ तो इस 20 वाले में हारा कौन है, कौन हारा भैया, दिल्ली कैपिटल। कौन हारा भैया, डीसी, यानी दिल्ली कैपिटल इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन, वो इस बार हार गई है। ठीक है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, देखते हैं क्या कहता है। किस कारण से तरल पदार्थों के क्वथनांक अलग अलग होते हैं, वैरी करते हैं, जो बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं लिक्विड के, किस वजह से वो वैरी करते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया। लिक्विड के जो बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं वो बहुत वैरी करते हैं, किस वजह से वैरी करते हैं, इस वजह से वैरी करते हैं क्योंकि उनके प्रेशर में वेरिएशन होता है। मैंने कहा ना, जितना एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे उसका जो आपका बॉइलिंग पॉइंट होगा उस हिसाब से वैरी करता रहेगा। अरे हमने अभी पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, तो उसके प्रेशर वैरीज करते, इसी वजह से उनका बॉइलिंग पॉइंट भी वैरी करता है। क्या बात सभी के क्लियर होता है कि नहीं होता है। अरे नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। किन देशों में बुर्का सहित सभी चेहरों पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया गया, मतलब बुर्का वगैरह प्रतिबंधित है। वहां पे एक कांड हो गया था, आपने पढ़ा भी होगा, पिछले साल लास्ट की ये बात है, इसी वजह से वहां पे बुर्का वगैरह पहनना मना कर दिया गया था, और ये हुआ था श्रीलंका में। यानी ऑप्शन नंबर आपका जो सर्वेश्वर भैया बता रहे हैं वो बिल्कुल सही है, बी इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन, श्रीलंका। जो सुमित बता रहे हैं वो बिल्कुल सही है, जो भैया यहाँ पे दीपक बता रहे हैं वो बिल्कुल सही है, और हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, बात भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट पे आ जाओ भाई। मजदूर दिवस, आसान क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन, बताओ भैया जरा जल्दी से। मजदूर दिवस, हाँ बहुत शानदार। तो मजदूर दिवस कब मनाया जाता है, 1 मई को। कब, 1 मई, द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। ये कब मनाया था, मजदूर दिवस 1 मई को। आसान सा क्वेश्चन है, नेक्स्ट पे चलते हैं। कपड़ा धोने की मशीन किस चीज पे कार्य करती है, किस तरह से काम करती है, कौन सा चीज होता है जिसपे कपड़ा धोने की मशीन उस वाले सिद्धांत पे कार्य करती है। कपड़ा धोने वाली जो मशीन होती है किस सिद्धांत पे कार्य करती है, याद रखना हर बच्चा, जो कपड़ा धोने वाली मशीन होती है वो सेंट्रीफ्यूगेशन में कार्य करती है। कह दो मैंने अभी ये चीज को परसों ही पढ़ाया है। अरे पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया, मैंने ये चीज को सुबह ही परसों पढ़ाया था मैंने, कि कपड़ा धो, वहां पे ऑप्शन इंग्लिश में नहीं थे इसके, और हमने यहाँ पे इंग्लिश में करा दिया है। तो कपड़ा धोने वाली मशीन जो होती है वो सेंट्रीफ्यूगेशन पे काम करती है। ऑप्शन नंबर आपका डी इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन, अप केंद्र पे काम करती है। अरे क्लियर है, नेक्स्ट पे आते हैं। यदि विद्युत प्रतिरोध कम करना है तो प्रतिरोध की संख्या को हम कैसे जोड़ दें कि हमारा जो एक्चुअली में रेजिस्टेंस है वो कम हो जाए, जो प्रतिरोध है वो कम हो जाए। तो कैसे जोड़ दें, याद रखने का, हमेशा अगर उसको पैरेलल जोड़ोगे ना तो उसका जो प्रतिरोध होता है वो कम हो जाएगा। आपके फिजिक्स वाले टीचर ने पढ़ाया भी होगा इसको। अगर हमें यहाँ पर रेजिस्टेंस कम करना है तो हमें अगर रेजिस्टेंस कम करना तो उनको हमें हमेशा पैरेलल ऐड करना पड़ेगा। क्यों, पैरेलल ऐड करने में 1 बाई करके जुड़ते हैं, और अगर हमने डायरेक्ट ऐड कर दिया, सीरीज में ऐड कर दिया गया तो ये डायरेक्ट जुड़ जाते हैं, इसी वजह से वो ज्यादा हो जाते हैं। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या कहता है। सौर प्रणाली की खोज किसने करी थी, जरा जल्दी से बता दो। यानी सोलर सिस्टम की खोज किसने करी थी। बहुत आसान सा क्वेश्चन है सोलर सिस्टम के बारे में, बहुत तगड़ा भैया। सोलर सिस्टम की खोज किसने करी थी, बताओ भाई, बताओ भाई जरा जल्दी से, किसने कही थी सोलर सिस्टम की खोज, कोपरनिकस ने। देखो कई सारे बच्चे गैलीलियो की याद कर रहे हैं। क्लास 9th में नहीं 11th में कोपरनिकस का थ्योरी आप लोगों ने पढ़ा होगा, कैपलर का भी थ्योरी आप लोगों ने पढ़ा होगा, लेकिन कैपलर वाला ज्यादा याद होगा और कोपरनिकस वाला कम, क्योंकि कैपलर वाला थोड़ा आसान था और कोपरनिकस वाला थोड़ा कठिन। अरे पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, पढ़ा है ना, तो वही तो है कोपरनिकस, वहीं से आए ये। 12th में ये भी पढ़ते थे पहले साथ ही में, और वहीं से निकल के आगे बढ़ गए ये, है ना। हमारे पेपर ही नहीं हो रहा तो हम आगे कैसे बढ़ पाएंगे, ये भी तो सोचो। तो बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, कोपरनिकस इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते, देखते क्या कहता है भाई। क्लास 11th नहीं करा अभी आप लोगों ने, कह रहे हैं सर जी क्लास 11th नहीं करा है। अरे हाँ बिल्कुल यार संकेत, बहुत अच्छा, हम चिरंजीवी की तरीके से देखते हैं। अच्छा बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, धन्यवाद भैया। एनीमोमीटर का यूज कहाँ पे किया जाता है, किस चीज़ को मापने के लिए किया जाता है, जरा जल्दी से बता दो। हाँ एनीमोमीटर है ना, एनीमोमीटर की यूज किया जाता है हमेशा विंड की स्पीड मापने के लिए, है ना। एनीमोमीटर की यूज विंड की स्पीड, हवा की स्पीड मापना है तो एनीमोमीटर का यूज करेंगे। कितना सिंपल क्वेश्चन है, कितना आसान सा क्वेश्चन है। जरा नेक्स्ट पे चलते भाई। व्हाट्सएप मोबाइल भुगतान सेवा विकसित करने के लिए फेसबुक ने किस शहर को केंद्र के रूप में चुना है कि भैया यहाँ पे शहर में, और व्हाट्सएप जो है मोबाइल भुगतान सेवा, जैसे आप लोगों ने अभी देखा भी होगा आपके मोबाइल पे व्हाट्सएप पे वहां पे 2-3 बिंदी दिखाई देती है ना, वहां पे पेमेंट का ऑप्शन अब आ गया है।
आपने एक और चीज देखा होगा है ना, वहां पे पेमेंट का भी ऑप्शन आ चुका है। तो किस शहर में ये सारी चीजें हो रही हैं, तो ये हो रही है लंदन में। वहां पे उन्होंने पूरा अपना जो है एकदम सब कुछ कर दिया। पहले ये भारत में होना रहा था, जब चाइना से हटा तो भारत में आता, अब कहां पे हो गया, ये लंदन में हो गया। यानी ऑप्शन नंबर आपका सी द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन, बिल्कुल सही आंसर है। अरे देखा कि नहीं देखा आप लोगों ने, आपके व्हाट्सएप पे जो पेमेंट का ऑप्शन आ चुका है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं क्या कहता है भाई। बहुत अच्छा। जिस प्रघटना ने प्रकाश की अनुप्रस्थ स्वरूप को स्थापित किया वह प्रघटना क्या है? यानी जिसने ट्रांसवर्स नेचर ऑफ लाइट जो है वह स्थापित किया, कौन सी प्रघटना है, जरा जल्दी से बताओ भाई। बहुत बढ़िया। तो भैया यहां पे क्या हो जाएगा, कौन सी प्रघटना है वो, तो वो ध्रुवीकरण होती है। पोलराइजेशन को आपने बचपन में पढ़ा होगा, भले समझ में नहीं आया होगा लेकिन पढ़ा जरूर होगा पोलराइजेशन, कि प्रकाश का पोलराइजेशन क्या होता है या फिर जो ध्रुवीकरण होता है वो क्या होता है, ये आप लोगों ने जरूर पढ़ा है बचपन में। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, 76वें क्वेश्चन में। किस देश ने बीजिंग चाइना में आयोजित ISSF राइफल पिस्टल विश्व कप 2019 में, नहीं पूछा जाएगा भैया विश्व कप 2019 का क्वेश्चन छोड़ो, अगले पे आ जाओ। प्रसिद्ध लोक नायक थे जिनका नाम था क्या, बिरहा सम्राट के रूप में जाना जाता था, जरा नाम बताओ उनका क्या था। बहुत बढ़िया। कह रहे हैं सर जी आप ग्वालियर से हैं क्या, हैं क्यों लगे रहे क्या हम ग्वालियर वाले अगल बगल से कहीं। चले, तो बिरहा सम्राट के नाम से जाना जाता था। जरा जल्दी से बता दो भाई क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो हीरा लाल यादव इधर राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, इनको बिरहा सम्राट के नाम जाना जाता था। और ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है। प्रसिद्ध लोक नायक भी, लोक गायक भी ये रह चुके हैं। ऑप्शन ताली बजाने के लिए तैयार रहना क्योंकि 800 बच्चा आ चुका है। अच्छा इतनी ज्यादा ही तालियां बजवा दे रहे तो ऐसा ना कहने लगो 2-4 दिन बाद कि सर जी आप मोदी जी के भक्त तो नहीं है, कितने ज्यादा तालियां बजवा रहे हैं, ऐसा नहीं ना बोल दोगे कभी। हम 100 बच्चे जैसे बढ़ते जाते हैं, 400 500 600 700 इस तरीके से बढ़ते जाते हैं, तो हम लोग क्या बोलते हैं भाई, एक हिसाब से क्लैपिंग कर लिया जाए थोड़ा सा, है ना। ये ना सोचिएगा कि हम वहां पे कहीं ऐसा कुछ हमारा मामला है, एकदम ही नहीं, किसी पार्टी से कोई संबंध नहीं है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है भाई। कहता है पुरुषों के लिए एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में एम्पायर बनने वाली पहली महिला कौन सी थी जो एम्पायर बनी थी। बहुत बढ़िया, एम्पायर बनी थी ऐसी पहली महिला कौन थी पुरुषों वाली, पुरुषों के खेल में बनी थी। चलो तो भैया क्या हो जाएगा, कौन सी महिला थी, बहुत ही ज्यादा सुंदर और बहुत ही ज्यादा खतरनाक प्राणी और बहुत ही बेहतरीन तरीके से एम्पायर, क्या नाम था इनका, क्लेयर पोलस्टॉक। आप इनको गूगल पे सर्च भी कर लेना ताकि आपको ये फोटो कभी भूले ना, हमेशा इस फोटो को आप आराम से याद रखो। और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट पे चलते हैं, देखते हैं क्या कहता है। जूल किसकी एसआई है, हमने सबसे पहला क्वेश्चन आइसोलेटेड कैटेगरीज में यही देखा था। तो जूल जो है वो किसकी एसआई मात्रक है, जूल। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत तगड़ा, है ना। तो भाई क्या हो जाएगा सही आंसर, इसका हो जाएगा हीट, यानी उष्मा की एसआई मात्रक क्या है, जूल है। देखो ये भी गलत हो रहा है। अच्छा जब कई से जब एग्जाम में जब आपने जाते हो ना तो आपके दिमाग जब काम नहीं करता, मान लो पहला क्वेश्चन आपने किया गलत हो गया, दूसरा किया गलत हो गया, तीसरा किया गलत हो गया, चौथा किया सब गलत हो गया, तो एग्जाम टाइम में जूल नहीं दिखाई देता, ये जूलिया दिखाई देता है कि जूलिया क्या है, जूलिया क्या है, किसका एसआई मात्रक है, समझ में नहीं आता जब ज्यादा दिमाग खराब होता है तब, है ना। इसीलिए थोड़ा दिमाग को शांति रखो। और ये जूल लिखा हुआ है, ठीक है। तो जूल किसका एसआई मात्रक है, किसका हो गया, उष्मा का, यानी हीट का हो गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट पे चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है भाई। आंध्र केसरी किसको कहा जाता था, हमने पंजाब केसरी नहीं पूछा, हमने पूछा आंध्र केसरी किसको कहा जाता था। भैया जरा जल्दी से बता दो, आंध्र केसरी, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। तो आंध्र केसरी किसको कहा जाता था, टी प्रकाशम। ऑप्शन नंबर आपका बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्या बात सभी को समझ में आ गई। तो आंध्र केसरी किसको कहा जाता था, टी प्रकाशम को कहा जाता था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत शानदार सा क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट पे चलते हैं, देखते हैं क्या कहता है भाई। विजय दिवस अभी हाल ही की बात है, कुछ ही दिनों पहले मनाया गया है और आपको यहाँ पे पोस्ट भी देखने को मिला होगा। विजय दिवस कब मनाया जाता है, विजय दिवस जरा जल्दी से बताइए क्या होगा सही आंसर। तो विजय दिवस ये मनाया जाता है 16 दिसंबर, 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया जाता है। याद रखिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा तगड़ा और जबरदस्त क्वेश्चन है। अच्छा अभी मैंने कुछ ही देर पहले आपको बताया 1 दिसंबर के बारे में, तो जरा मुझे जल्दी से बताओ 1 दिसंबर को क्या मनाया जाता है। अभी मैंने कुछ ही देर पहले डिस्कस किया था 1 दिसंबर के बारे में। बहुत अच्छा, बहुत शानदार। तो 1 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, एड्स डे मनाया जाता है, यानी एड्स दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका एड्स जो होगा वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते देखते क्या कहता है भाई। लाल त्रिकोण का संबंध किससे है, रेड ट्रायंगल का संबंध किससे है। रेड ट्रायंगल, भाई क्लैपिंग कर दीजिए, 800 बच्चे हो गए ऑलरेडी, सबके सब क्लैपिंग कर दीजिएगा एक बार, है ना। एक दूसरे का उत्साह बढ़ाया करिए कि हाँ भाई चलो सब के सब एक साथ जुड़े हुए हैं और जबरदस्त तरीके से रैंकर बनने की तैयारी में आगे बढ़ रहे हैं। तो लाल जो त्रिकोण होता है आपको पता होगा परिवार कल्याण से संबंधित है। आपका रेड कलर का वो ट्रायंगल बना होता है ना, उसका एक साइन है, तो ये किससे संबंधित है, परिवार कल्याण से। बोले तो आपका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन, बिल्कुल सही और जबरदस्त क्वेश्चन हो जाएगा। तो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन पर देख लेते हैं क्या होगा।
दौलताबाद किसके द्वारा बनवाया गया था? दौलताबाद, दिल्ली से दौलताबाद भाग भाग के आए थे भैया, ये है ना, किसके द्वारा बनवाया गया था दौलताबाद? बहुत अच्छा। तो भैया दौलताबाद किसके द्वारा बनवाया गया था? मोहम्मद बिन तुगलक। ये इन्होंने अपनी राजधानी क्या कर लिया था? दिल्ली से दौलताबाद कर लिया था। इनको पागल मूर्ख भी कहा जाता था, है कि नहीं? ये सबको पता होगा, इतिहास के बहुत ही खतरनाक ये रह चुके हैं खिलाड़ी। अच्छा, इनकी टाइम पे मोरक्को से एक व्यक्ति भारत आया था, उसका क्या नाम था? ये भी पेपर में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि ऐसा भाई कौन है जिसके टाइम पे मोरक्को से व्यक्ति भारत आया था, और या फिर पूछा था वो व्यक्ति जो है जिसके टाइम पे वो एक व्यक्ति आया था वो मोरक्को से था, क्या नाम था जो मोरक्को से आया था? हाँ, इब्न बतूता। तो क्या नाम था? इब्न बतूता। वो मोरक्को से भारत आया था। इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाइए भैया। अगले क्वेश्चन पे, उत्सवों का शहर कहा जाता है, यानी कि सिटी ऑफ फेस्टिवल, किस शहर को कहा जाता है उत्सवों का शहर, यानी सिटी ऑफ फेस्टिवल किसको कहा जाता है? बहुत शानदार सा क्वेश्चन है। हाँ, तो जो आपका उत्सव का शहर होता है वो कौन सा है? मदुरई इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। मदुरई यहाँ पे बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन, बिल्कुल सही और बिल्कुल जबरदस्त हो जाएगा। ठीक, मदुरई यहाँ पे बिल्कुल सही, उत्सव का शहर कहा जाता है। भारत की पहली पूरी तरीके से तैयार ट्रेन का नाम क्या है, जिसे हाल ही में हरी झंडी दिखाई गई थी? भारत की पहली पूरी तरीके से तैयार, यानी ये भारत में ही बनी है, कोई मामला यहाँ बाहर से नहीं है। तो भैया ये बताओ, इसको हाल ही में अभी जो है लॉन्च किया गया, हाल ही में इस पर हरी झंडी दिखाई गई ताकि चलने लगे, जिसका नाम है मेधा। ऑप्शन नंबर आपका ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बच्चे कंफ्यूज हो गए क्या कि मेघा बोले कि मेधा बोले, तो मेधा हो गया, धा इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। मेधा जो है वो धाकड़ तरीके से ऑप्शन नंबर ए के साथ आ गया और इस ट्रेन को धाकड़ तरीके से आगे बढ़ाया गया, तो मेधा इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। क्या बात सभी के क्लियर हो गई कि नहीं होगी? नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। सापेक्ष दिन की अवधि सौर दिन की अवधि से कितने मिनट कम होती है? सापेक्ष दिन, सौर दिन, कितने दिन मिनट कम होती है? सापेक्ष बटे सौर। तो भैया याद रखिएगा, ऑलवेज ये 4 मिनट कम होती है, और ये कम होते 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 फरवरी में 28 दिन हो जाते हैं, अरे 29 दिन हो जाते हैं, फिर 28 दिन होते हैं। ये इसी वजह का होता है। नेक्स्ट पे अपन लोग बढ़ता है। अच्छा, बाबा क्लैपिंग करोगे क्या? करोगे क्लैपिंग? तो करी दो, फिर 900 बच्चे ऑलरेडी हो चुके हैं, तो कर दो भाई सबके सब क्लैपिंग। हम आ जाते हैं, सबसे कम ज्वलनशील वाला रेशा कौन सा होता है? सबसे फायर जो है लीस्ट फायर कैच करने वाला कौन सा होता है? ये क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया। जो लीस्ट फायर वो कैच करता है, सबसे कम ज्वलनशील जो होता है वो कौन सा होता है? याद रखिएगा, जो सबसे कम ज्वलनशील होता है इन सभी में से वो कौन सा होता है? कॉटन, है ना। ऑप्शन नंबर आपका डी, कॉटन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्या सभी को समझ में आ गया कि नहीं आ गया भाई? अरे हुआ कि नहीं हुआ? नेक्स्ट पे आते भाई। आउट ऑफ माई कंफर्ट जोन द ऑटोबायोग्राफी किसने लिखा है? कौन सा खिलाड़ी है? बहुत शानदार सा क्वेश्चन है, जरा जल्दी से बता दो। आउट ऑफ माई कंफर्ट जोन द ऑटोबायोग्राफी किसने लिखा है? मतलब मेरे कंफर्ट जोन से बाहर, और किसके कंफर्ट जोन से बाहर उसने काम कर लिया है? तो स्टीवा इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर आपका सी द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। भैया मार खाओगे जिसके गलती हो रही है। स्टीवा इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। याद रखना, सेन वान की भी एक किताब है जो बहुत फेमस है खिलाड़ियों के रूप में, और साथ ही साथ गिलक्रिस्ट की भी एक किताब है जो बहुत फेमस है, क्वेश्चन में आ सकता है। हम आगे वाले शिफ्टों में इसको रखेंगे। तो स्टीवा ने किताब क्या रखा है? सिंपल सा रखा है। सिंपल सा बात आप सभी को यहाँ पे समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप उन लोग चलते हैं, देखते हैं क्या कहता है। यह जनगणना 2011 हो चुकी है, तो भारत का जो जनघनत्व है ना वो कितना है? मतलब कि जो डेंसिटी है पॉपुलेशन की, कि कितने में कितने रहने वाली जो बात है वो कितना है भारत की, जरा जल्दी से बता दो। भारत की डेंसिटी कितनी है जो जनगणना 2011 है उसके हिसाब से? तो जो भारत की डेंसिटी है ना वो याद रखिएगा 382 है। क्या है भारत की डेंसिटी? 382, यानी 1000 में 382 लोग रहते हैं। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। प्रति वर्ग किलोमीटर भी बोल सकते हैं, अगर इसको बहुत ज्यादा अंग्रेजी में बोलेंगे तो 382 लोग रहते हैं। 2019 में प्रक्षेपित होने वाले इसरो का पहला सौर अभियान था, जिसका क्या नाम था जो 2019 में प्रक्षेपित किया था? और भारत का कह सकते हैं सीधी सी बात, इसरो का, तो इसरो का पहला सौर अभियान कौन सा था? हाँ, तो 2019 में प्रक्षेपित किया गया था, और इसरो का जो पहला सौर अभियान था उसका नाम था आदित्य L1। भाई L1 आ गया, पहला सौर अभियान था, किसके द्वारा प्रसिद्ध किया गया? इसरो का। इसरो के बारे में कंप्लीट जानकारी ऑलरेडी हमने कवर कर रखी है, वीडियोस पुरानी देखिएगा, आपको वहां से सब कुछ पता चलता रहेगा, सब आइडिया मिलता रहेगा। यह जो थैलेसीमिया है ना, एक आनुवंशिक रोग है जिससे हमारे बॉडी का कौन सा चीज प्रभावित होता है? थैलेसीमिया, बहुत शानदार सा क्वेश्चन है ये आपके लिए, बायोलॉजी का, बहुत तगड़ा, बहुत बेहतरीन। तो जो थैलेसीमिया है ना वो एक आनुवंशिक रोग है जिससे बॉडी का कौन सा चीज प्रभावित होता है? तो ब्लड इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। थैलेसीमिया आनुवंशिक रोग है, ब्लड बॉडी का जो है खराब होता है, बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, बहुत सारी बातें होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग चलते भैया, लाइक वगैरह भी करते रहिए सबके सब। नेक्स्ट पे आते देखते क्या कहता है।
कौन सा संवैधानिक निकाय नहीं है? नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। इन सभी ऑप्शन में मतलब संविधान में इनके बारे में बात नहीं किया गया है। कौन सा भैया जरा जल्दी से बता दो संवैधानिक निकाय नहीं है इन सभी ऑप्शन में से? बिल्कुल आराम से सोचो, आराम से कर सकते हो आंसर, बिल्कुल एकदम आसानी से सोचो कौन सा नहीं संवैधानिक निकाय। अच्छा जरा बताओ भाई, क्या भारत के निर्वाचन आयोग के बारे में बात नहीं करा गया? सिंपल सी बात करी गई है, सबको पता है। लेकिन संवैधानिक निकाय कौन सी नहीं है? तो राष्ट्रीय महिला आयोग। बोले तो ऑप्शन नंबर डी इज नॉट ए संवैधानिक निकाय। ये भारत का कोई भी संवैधानिक निकाय नहीं है। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं भाई। ये बता दो, बायो रिमोडिएशन एक तकनीक है, बड़े पैमाने पे इसका यूज हो रहा है, किसको नियंत्रण करने के लिए? जरा जल्दी से बताओ क्या होगा भाई सही आंसर, जल्दी से बताओ भाई। बहुत अच्छा, तो बायो रेमिडिएशन द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन ऑप्शन नंबर आपका डी। आवाज आ रही, ना परेशान हो। तो कन्वेंशनल, ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कवर कर रखा है। क्या? तो भाई भूमध्य रेखीय जब क्षेत्र होते हैं वहां पे वाष्पीकरण बहुत ज्यादा होती है, तो उस वाष्पीकरण के द्वारा जो गैस, जो यहाँ पे आपकी जमीन में जो पानी होती है वो वाष्पीकरण होती है, फिर से पानी बरसता है, इसी को कन्वेंशनल बोलते हैं, कन्वेंशनल वर्षा बोलते हैं। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। बिल्कुल सही, हमने ये क्वेश्चन भी ऑलरेडी कवर कर रखा है मेरे भैया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सबसे ज्यादा देशों से गुजरने वाली नदी कौन सी है? जरा जल्दी से बताओ, सबसे ज्यादा देशों से गुजरने वाली नदी कौन सी है? आवाज दो हमको है, हम एक है, पूरी एमडी क्लास में परिवार एक है, बहुत तगड़ा। तो सबसे ज्यादा देशों से गुजरने वाली जो नदी है ना, वो कौन सी नदी है? जरा जल्दी से बता दो भैया। तो वो नदी कौन सी है? याद रखिएगा, तो भैया यहां पे क्या हो जाएगा? डेन्यूब नदी इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अच्छा एक चीज जरा जल्दी से बताओ, सबके सब एक चीज मुझे जल्दी से बताओ, क्या बताना आप सभी को है ना, आप सभी को एक चीज ध्यान देना, क्या बताना सब लोग जरा ध्यान से बताओ। हमने 95 क्वेश्चन कर लिया, बचे हैं मात्र 5 क्वेश्चन, और इस 5 क्वेश्चन में कुछ धमाल होने चाहिए। क्या इस 5 क्वेश्चन में लाइक की संख्या बढ़ सकती है क्या? बस 5 क्वेश्चन बचे हैं। तो जिन बच्चों ने अभी सब्सक्राइब नहीं किया भैया जरा जल्दी सब्सक्राइब कर लो, सबके सब सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन पे क्लिक करो, बिना कहे बिना रुके, जो हो जाए तो डन बोल दो ना। पहला काम लाइक करना, दूसरा काम सब्सक्राइब करना, तीसरा काम बेल आइकॉन पे क्लिक करना, और चौथा काम सारी प्लेलिस्टें देख डालना, पांचवा काम शेयर कर देना। मतलब काम ही काम है कि नहीं? कितने सारे काम है एक ही जिंदगी में, कितना सारा काम किया जाए। अरे हो गया कि नहीं हो गया भाई सभी का? डन कर दो भाई अगर हो गया हो तो। एक तो लास्ट में जाके बोलते हैं, वो भी आप लोग नहीं मानते हो गया? डन डनाडन, स्टार्ट किया जाए, सबने कर दिया? अच्छा ठीक है, अब आ जाते हैं। कल तैयार रहना है ना, अभी तो 9 बजे। अच्छा आज 9 बजे मॉक टेस्ट थर्ड है, आज तो जबरदस्त तरीके से मॉक टेस्ट करेंगे रात में 9 बजे। अरे पता है कि नहीं पता है ना? तो आज रात में 9 बजे आना मत भूलना, बहुत शानदार क्वेश्चन। आओ जरा देखते भाई। एक नलिका है, वो कहां पे पाई जाती है, जिसका नाम है हैवर्सियन नलिका। ये कहां पर पाई जाती है? ये क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। हैवर्सियन नलिका कहां पर पाई जाती है? जरा जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दो क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। करेंगे बेटा पूनम कल से। तो हैवर्सियन जो नलिका होती है, जो हमारे पास जो लॉन्ग बोन है ना, जो लंबी वाली हड्डी, वहां पे हैवर्सियन नलिका उसमें पाई जाती है। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, लंबी हड्डी। बहुत अच्छा, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। कौन सी भाषा बौद्ध धर्म के आगमन के साथ पनपी? यानी जब बौद्ध भारत आए तो ये भाषा भी लेकर आ गए। कौन सी ऐसी भाषा है? हाँ बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, जो बौद्ध लेकर आए थे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। जो बौद्ध जो भाषा लेकर आए थे उसका नाम है प्राकृतिक, और आपको पता बौद्ध ग्रंथ भी तो इसी भाषा में है। ये भी तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो भाई कौन सी भाषा थी? प्राकृतिक इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 98वां क्वेश्चन। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री तो सारी जनता को पता है, लेकिन उप प्रधानमंत्री जिसको पता है वही तो असली राजा है। तो भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? पहले उप प्रधानमंत्री के बारे में बात करेंगे तो सरदार वल्लभ भाई पटेल इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। ये देखो ये एपीजे अब्दुल कलाम बता रहे हैं क्या ये लोग? अच्छा एक चीज और भी तो आ गई, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे, तो इनकी सबसे ऊंची मूर्ति बनाई गई है।
ये मूर्ति कितने मीटर ऊंचाई की है, जरा जल्दी से बता दो। ये मूर्ति जो है ये कितने मीटर ऊंचाई की है और कितने फीट की है, जरा जल्दी से बता दो। फीट भी बता दो, मीटर भी बता दो, सब बता दो। और कितना पैसा लगा जरा ये भी बता दो। तो कुल मिला के 182 मीटर ऊंचाई की है और 182 मीटर को अगर हम फीट में चेंज करेंगे तो 597 फीट ऊंचाई की है। और इसके बाद अगर हम इसमें थोड़ा सा और आगे बढ़ जाएंगे तो पूरा खर्चा आया 3000 करोड़ और गुजरात में बना है, जो भारत की नहीं पूरे विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है। क्या बात सभी की समझ में आगे कि नहीं आगे? अरे आगे कि नहीं आगे भाई? नेक्स्ट पे चलते हैं, जरा देखते हैं। सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फिल्म, किस फिल्म ने 2019 का ऑस्कर जीता था? सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फिल्म मतलब एनिमेशन के फील्ड में सबसे अच्छा काम किया था। बहुत बढ़िया। तो किसने जीता है ऑस्कर? याद रखिएगा, स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडर। ऑप्शन नंबर आपका डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडर वर्स इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। बिल्कुल सही भैया। आखिरी क्वेश्चन पे आते हैं, फिर मारेंगे रिवीजन। किस राज्य के तीन तरफ बांग्लादेश की सीमा? ऐसा कौन सा राज्य जिसके तीनों तरफ बांग्लादेश की सीमा? जरा जल्दी से बता दो भाई। तीनों साइड बांग्लादेश की सीमा है, ऐसा कौन सा राज्य है? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त। तो भैया तीनों साइड बांग्लादेश की सीमा किसके पास है? त्रिपुरा के पास है। त्रिपुरा, तीन साइड जो बांग्लादेश से घिरा हुआ त्रिपुरा, भाई जो तीनों साइड बांग्लादेश से घिरा हुआ त्रिपुरा। तो यार 100 क्वेश्चन तो कर डाले, मजा आया कि नहीं आया? पहले तो ये बता दो, अभी रिवीजन मारते फिर देखते कितना याद कर पाए आप, कितना नहीं याद कर पाए। पहले बताओ मजा आया कि नहीं आया? एवरीवन एंड एवरीबॉडी, सबके सब भाई जरा जल्दी से बता दो और लाइक कर दो सबके सब। आ रहा मजा पूरे कंप्लीट 100 क्वेश्चन पढ़ने में? चलो तो रिवीजन के लिए तैयार हो? रेडी किया जाए? हाँ रेडी किया जाए। और इसकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी? टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। और एक और चीज़, जो 2000 क्वेश्चन की फाइल है वो आपको ऊपर मैंने लिंक पिन करा दिया है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, जिसमें जीआई टैग, जिसमें आपके जितने नाम चेंज हुए हैं शहरों के या कहीं के, और भी कई सारे सारी की सारी जानकारियां, 2000 क्वेश्चन बाइलिंगुअल हैं, आप उसको डाउनलोड कर लीजिए। लिंक ऊपर मैंने पिन कर दिया, ये कर दिया है। तो क्या सारी जनता रेडी है कि नहीं रेडी है रिविजन करने के लिए? पक्के हो? चलो याद कर लेते हैं। पीडीएफ कहाँ मिलेगी? टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। अगर सभी रेडी हैं तो शुरुआत कर देते हैं। 1000 लाइक्स हो जाने चाहिए, इस बात को याद रखना। तो भैया रिवीजन सेशन में सारे बच्चों का स्वागत है। और रिवीजन सेशन में पहला क्वेश्चन जो आप सभी के स्क्रीन के ऊपर आता है, चाहे मोबाइल है, चाहे लैपटॉप है, चाहे टैबलेट है, सभी के सभी बच्चों के स्क्रीन के ऊपर आता है। जो पहला क्वेश्चन है वो है आप सभी के सामने ये वाला। उत्तर और दक्षिण कोरिया को अलग कौन करता है? जरा जल्दी से बताइए भैया, ये क्या हो गया? उत्तर और दक्षिण कोरिया को अलग कौन करता है? जरा जल्दी से बताओ। उत्तर और दक्षिण कोरिया को अलग कौन करता है? बहुत शानदार, बहुत बेहतरीन, बहुत जबरदस्त। तो कौन करता है? 38वीं समानांतर रेखा यानी 38th पैरेलल लाइन उत्तर और दक्षिण कोरिया क्या करते हैं? अलग करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। नेक्स्ट पे चलते हैं। हमने पूछा ये बता दो, आंख का रंग किसकी वजह पे निर्भर करता है? बहुत आसान सा क्वेश्चन है। आंख का रंग किसकी चीज पे निर्भर करता है? आंख का जो कलर है हमारे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो जो आंख का कलर है वो किस पे डिपेंड करता है? आइरिस पे डिपेंड करता है। बोले तो आइरिस इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। किस पे? आइरिस पे करता है। बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं भैया और देखते हैं अगला क्वेश्चन कि गोलाकार जो दर्पण के वक्रता त्रिज्या आर और फोकल लंबाई एफ के बीच में क्या संबंध है? आर और एफ के बीच में क्या संबंध है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत तगड़ा, बहुत तगड़ा। तो भैया आर और एफ के बीच में जो संबंध है वो है R-2F, यानी कि विजय, पल्लवी, सीमा, नताशा, नाजिया, शिखा, स्वाति। बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन आते हैं भाई आप सभी के सामने। किस एक प्रलेख को किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का महानतम रक्षक माना गया है? कि भैया व्यक्ति की स्वतंत्रता का ये वो करेगा, रक्षा करेगा। किसको भैया माना गया है? बहुत बढ़िया। मोनिका, दीप्ति, रूबी, रंजना, सुजीत, अंजलि, पल्लवी, विनोद, सयूर, विकास। बहुत बढ़िया। तो किसको? बंदी प्रत्यक्षीकरण, जो भैया आर्टिकल 32 में है। कुल मिला के 5 रेट हैं जहां से क्वेश्चन मारे जाते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। एग्जाइल किसने लिखा है? जरा जल्दी से बताओ तो भैया, बहुत आसान से क्वेश्चन है। एग्जाइल किसने लिखा है? एग्जाइल किसने लिखा है? बहुत शानदार सा क्वेश्चन है। तो एग्जाइल किसने लिखा है? एग्जाइल लिखा है, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है, तस्लीमा नसरीन ने। ऑप्शन नंबर आपका सी इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। इन्होंने क्या लिखा? एग्जाइल लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन लोग। बहुत सारे बच्चे बिल्कुल सही बता रहे हो भाई। शून्य अक्ष अक्षांश और शून्य अक्ष देशांतर, इस पे अवस्थित कौन सा महासागर है जो दोनों पे स्थित है? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। हाँ भाई सौरभ, क्या हाल है? तो भाई इस पे कौन सा महासागर स्थित है जो दोनों पे है? बहुत अच्छा, याद रखिएगा अटलांटिक महासागर। ऑप्शन नंबर ए। कई सारे बच्चे सी बता रहे हैं भैया, झांसी की रानी, गलत हो जा रहा आपका बेटा। तो सी इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन गलत है, ए बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते देखते हैं भाई क्या कहता है।
कहता है आप सभी से यहां पे जो अगला क्वेश्चन आता है आपके पास वो ये वाला है, माई कंट्री माई लाइफ। किसने लिखा भैया? माई कंट्री माई लाइफ किसने लिखा, जरा जल्दी से बता दीजिए। बहुत शानदार सा क्वेश्चन है। तो माई कंट्री माई लाइफ किसने लिखा है? लाल कृष्ण आडवाणी साहब ने। बोले तो ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। किसने लिखा? लाल कृष्ण आडवाणी ने। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जो टर्टल पैट्री होते हैं ना, वो किस प्रकार की आवाज को अपनाते हैं? जो टर्टल पैट्री होते हैं, बहुत बढ़िया। सबसे पहले भाई आंसर इसका दिया है हमारे करण ने, बहुत बढ़िया। सिक्का मार खाओगे बेटा। तो टर्टल पैट्री जो होते हैं वो कैसे आवाज को अपनाते हैं? हमेशा समुद्री आवाज को अपनाते हैं ताकि उन्हें समुद्र में रहने को मिले और आराम से अपना मौज काटे वो लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जरा देखते हैं क्या कहता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया, कौन सा ऐसा वेद है जो धार्मिक अनुष्ठान जितने भी होते हैं उससे संबंध रखता है? यानी उसमें धार्मिक बातें हैं, धार्मिक ग्रंथ, आप सारी चीजें हैं, यज्ञ करो, ये करो, वो करो, ये सब उसमें बताया गया है। तो कौन सा भैया यहाँ पे वेद है? तो याद रखिएगा जो वेद है उसका नाम है यजुर्वेद, यानी ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। और हमने यहीं से तो एक क्वेश्चन मारा था कि तंत्र मंत्र तंत्र के बारे में किसके बारे में बात की गई, जिसमें अंत्र मंत्र तंत्र के बारे में बात है। आपने कहा था सर जी वो तो अथर्ववेद है। हमने फिर आपसे कहा भैया ये बताओ तो संगीत वाला कौन सा वेद है? आपने कहा सर जी वो तो सामवेद है। तो हमने कहा जरा अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते क्या कहता है भाई। किसमें कोशिका भित्ति ही नहीं होती है? जरा जल्दी से बताओ भैया, कोशिका भित्ति किसमें नहीं होती है? रिवीजन क्लास चल रही है अभी, है ना? अभी हमने सुबह डेली शाम को 6 बजे आ जाए करिए भैया, अभी रात में 9 बजे सबके सब तैयार रहिएगा, मॉक टेस्ट करेंगे, बहुत शानदार। तो कोशिका भित्ति जो होती है वो किसमें नहीं होती है? याद रखिएगा माइकोप्लाज्मा में कोशिका भित्ति नहीं होती है। तो माइकोप्लाज्मा इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन, बिल्कुल सही आंसर होगा, इसमें कोशिका भित्ति नहीं होती है। नेक्स्ट पे आता है अगला क्वेश्चन आपके सामने, पूछते हैं यार जेबी डनलप ने किसका आविष्कार किया था? तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, डनलप के बारे में सबको पता चल जाएगा। भैया 1000 लाइक होने वाले, जरा जल्दी से मार दीजिए। जेबी डनलप ने किसका आविष्कार किया था? जरा जल्दी से बता दो भाई। तो याद रखिएगा जेबी डनलप ने, डनलप आपने टायर का नाम सुना है ना, तो इन्होंने किसका आविष्कार किया था? रबर टायर का आविष्कार किया था। ऑप्शन नंबर ए रबर टायर इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन आप सभी के सामने आ चुका है। नीति आयोग का गठन किया गया था, किसको हटा के नीति आयोग लाया गया था? किसको हटा के भाई नीति आयोग लाया गया था? बहुत अच्छा, बहुत शानदार। तो नीति आयोग जो है वो किसको हटा के लाया गया था? तो याद रखिएगा नीति आयोग जो है वो हटा के लाया गया था किसको? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो जो नीति आयोग लाया गया था वो किसको हटा के लाया गया था? तो वो लाया गया था आप सभी को ऑप्शन नंबर ए, यानी कि योजना आयोग को हटा के लाया गया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत शानदार सा क्वेश्चन था, बहुत इजी सा क्वेश्चन है ना, सबको पता होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। नेक्स्ट पे आते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या कहता है भाई। अगला कहता है हर साल मजदूर दिवस कब मनाया जाता है भारत में? जरा जल्दी से बता दीजिए। हर साल मजदूर दिवस मनाया जाता है भारत में कब? हर साल मजदूर दिवस भारत में कब मनाया जाता है? बहुत बढ़िया। तो हर साल जो मजदूर दिवस होता है भारत में वो 1 मई को मनाया जाता है। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, 1 मई बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, ये नहीं पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे, ये बताओ जिन्हें बिरहा सम्राट के भी नाम से जाना जाता है, कौन है ऐसे जिनको बिरहा सम्राट के भी नाम से जाना जाता है? जरा जल्दी से बता दीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बिरहा सम्राट के भी नाम से जाना जाता है, कौन है भाई इसमें से जो बिरहा सम्राट है? बिल्कुल सही आंसर क्या होगा? बिरहा सम्राट के नाम से जाता है हीरालाल यादव जी को। ऑप्शन नंबर आपका हीरालाल यादव इधर राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया कि दौलताबाद किसके द्वारा बनवाया गया था? दौलताबाद, हाँ भैया मात्र 18 लाइक बचे 1000 होने में, कौन मार पाएगा क्या ये 1000वां लाइक? कौन ठोकता है? जरा जल्दी से देखे भाई। हाँ, तो दौलताबाद वाला मामला किसने करवाया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने, यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन, बिल्कुल सही आंसर होगा। दिल्ली से दौलताबाद यही तो आया था। नेक्स्ट पे आते हैं, देखते हैं क्या कहता है अगला क्वेश्चन। जनगणना 2011 के अनुसार भारत का जो जनघनत्व था वो कितना था? यानी प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोग कितने थे? एक बार क्लैपिंग हो जाएगी तो मजा आ जाएगा। तो कितने लोग थे भैया? याद रखिएगा 382 इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। 382 लोग 1000 किलोमीटर 1 वर्ग किलोमीटर में रहते थे।